नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊणं कम्मट्टजनियवेयण उवै समुत्तिन्नये चिनेणमियुं एवं हियारं विविह हियारं परुवेमो। पृष्ठ नंबर 83 है, 83 नंबर है। तो इसमें जो योग स्थानों में जीवों की संख्या है उसका प्रमाण निकालने के लिए भागहार का प्रमाण निकाल रहे हैं। तो यहाँ बताया था जगन्य योग स्थानवर्ती जीवों का भागहार भी असंख्यात गुणाहानि है। उत्कृष्ट योग स्थानवर्ती जीवों के इसका भी भागहार असंख्यात गुणाहानि है। तो पहले जगन्य योग स्थानवर्ती जीवों की संख्या से उसके आगे के योग स्थानवर्ती जीवों की संख्या एक से अधिक है। फिर उसका भागहार निकाला। कैसे निकाला भागहार? कि पहले जगन्य योग स्थानवर्ती जीवों का जो भागहार है उसका विरलन किया था, कल का मिटा दिया ना, हाँ विरलन किया था। और फिर उसके नीचे एक गुणहानि का विरलन करके उसको समखंड करके दिया और उसमें एक प्रक्षेप का प्रमाण मतलब एक चय का प्रमाण आया। तो जगन्य योग स्थानवर्ती जीवों की संख्या में एक चय को मिलाते हैं तो दूसरे योग स्थानवर्ती जीवों की संख्या आती है। तो उसका भागहार निकालने के लिए हानि रूप अंक निकाल करके उस ऊपरी विरलन में माइनस किया तो उसका द्वितीय योग स्थानवर्ती जीवों की संख्या आई, मतलब उसका निकालने का भागहार आया। और उस भागहार से संपूर्ण द्रव्य में भाग देते हैं तो तृतीय योग स्थानवर्ती जीवों की संख्या आती है, द्वितीय योग स्थानवर्ती। अब यहाँ आगे निकालना क्या है? तृतीय योग स्थानवर्ती जीवों का भागहार कितना है उसका प्रमाण निकालना है। दूसरा पैराग्राफ है 83 पानावर। हाँ, तृतीय योग स्थानवर्ती जीवों के प्रमाण से सब द्रव्य के अपहृत करने पर असंख्यात गुण हानि स्थानांतर काल से अपहृत होता है। यथा पूर्व विरलन के नीचे गुणहानि के द्वितीय भाग का विरलन कर उपरिम विरलन के प्रथम अंक के प्रति प्राप्त जघन्य योग स्थानवर्ती जीव निषेक को समखंड करके देने पर विरलन के प्रत्येक एक के प्रति दो प्रक्षेप प्राप्त होते हैं। वहाँ अधस्थन विरलन में एक अंक के प्रति प्राप्त राशि को ऊपर के विरलन में द्वितीय अंक के प्रति प्राप्त राशि के ऊपर देने पर तृतीय निषेक का प्रमाण होता है। इस प्रकार अधस्थन विरलन के सब अंकों के प्रति प्राप्त राशियों के क्रम से प्रविष्ट हो जाने पर एक अंक की हानि होती है। इस प्रकार पुनः पुनः करने पर एक एक अंक की हानि होती है, ऐसा मानकर उन हीन अंकों को लाने की विधि कहते हैं। एक अधिक अधस्तन विरलन प्रमाण स्थान जाकर यदि उपरिम विरलन में एक अंक की हानि पाई जाती है तो पूरे उपरिम विरलन में कितने अंकों की हानि प्राप्त होगी? इस प्रकार एक अधिक गुणहानि के द्वितीय भाग से अन्यन्यभ्यस्त राशि प्रमाण कुछ कम 3 गुणहानियों के अपवर्तित करने पर पल्योपम का असंख्यत्वा भाग आता है। उसको उसी उपरिम विरलन में से कम करने पर तृतीय निषेक का भागहार होता है। उसकी यह संदृष्टि है 711/12। तुम्ही इकडे बसले बरं।
नहीं 8च आहे की, मतलब कितना है 88 7 8 काय ऊपरी मिर्लन उसको फिक्स रखना वहां पर। ऊपरी मिर्लन जो है वो जगन योग स्थानवर्ती जीवों की वही ऊपरी मिर्लन रहेगा। तो इसका अपन ने क्या किया था, विरलन किया था 88 का विरलन किया, तो 88 बार 1 1 1 को रखेंगे। और इसको संपूर्ण त्रस राशि को समभाग समखंड करके देंगे इसके ऊपर, तो जगन योग स्थानवर्ती जीवों की संख्या आती है। ऐसे 88 बार रखा और ऊपर 7/8 बार रखा, ये विरलन है। अब यहाँ नीचे पहले दूसरे योग स्थानवर्ती जीवों की संख्या निकालने के लिए अधस्तन विरलन का प्रमाण कितना किया था, 1 गुणहानि प्रमाण था। अब यहाँ 2 प्रक्षेप अधिक करना है, 2 चय अधिक करना है, तो उसका विरलन आधा हो जाएगा। जैसे पहले यहाँ अधस्तन विरलन कितना लिया था, पहले द्वितीय योग स्थानवर्ती जीवों की संख्या निकालने के लिए 1 गुणहानि लिया था, तो 4 लिया था। अब यहाँ पर तृतीय योग स्थानवर्ती जीवों की संख्या निकालना है, तो वहां 2 चय अधिक हुए हैं, तो 2 चय लब्ध लाने के लिए भागहार क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। तो गुणहानि का आधा, मतलब ऊपर जो अधस्तन विरलन था उसका आधा करना। पहले द्वितीय योग स्थान में जो गुणहानि किया था 1 गुणहानि प्रमाण, उसका आधा अधस्तन विरलन यहाँ होगा। तो यहाँ 4 था पहले, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 आया। तो इसको इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ एक ऊपरी विरलन पर जो पहले विरलन पर स्थित राशि है इसी को यहाँ समखंड करके देंगे। तो यहाँ 1 1 पर क्या हुआ, 2 चय आया, 8 8 आया। 2 का विरलन किया तो यानी गुणहानि के आधे का विरलन किया, तो हर एक पर, मतलब वास्तविक भाषा में बोलना चाहिए ना यहाँ पर, अपने तो ये अंक तो झूठे हैं, मतलब कल्पित है। तो यहाँ वास्तव में देखा जाए तो 2 2 चय का प्रमाण आता है। गुणहानि आधे का विरलन करके उसके ऊपर जगन योग स्थानवर्ती जीवों की संख्या का समखंड करके देंगे, तो 1 पर 2 चय आते हैं। अब यहाँ ये पहला तो यहाँ समखंड करके दिया है, इसलिए पहले में नहीं मिलाना। दूसरे अंक पर जो स्थित है हमेशा सब जगह बताया नहीं जाता है, लेकिन जब भी अपने को हानि रूप अंक निकालना है तो वहां दूसरे अंक पर नीचे के अधस्तन पहले विरलन पर स्थित राशि को मिलाना। तो 16 और 8 मिलाए तो कितने हो गए, यहाँ 8 मिला दिया तो कितने हुए, 24 हुए। यहाँ भी 8 मिलाए तो कितने हुए, 24 हुए। यह अधस्तन विरलन खत्म हुआ। फिर वापिस ये जो आगे का जो है, तो यहाँ पर कितनी हानि हुई, 1 अंक की हानि हुई, क्योंकि अपन 16 16 3 बार रखो या 24 24 2 बार रखो, दोनों का अर्थ 1 हो गया। मतलब 16 लाने के लिए जो भागहार होगा वो 24 लाने के लिए उसमें 1 कम होगा, भागहार 1 कम होगा। तो इसलिए यहाँ 1 अंक की हानि हुई। फिर वापस उसके आगे जो ऊपरी विरलन है उसको वापस यहाँ समखंड करके देना अधस्तन विरलन पर। फिर उसके आगे के अंक में इसको मिलाना, 16 और 8 यहाँ क्या हो गए, 24 हो गए। फिर 16 और 8 24 हो गए। तो यहाँ दूसरे अंक की हानि हुई, 2 अंकों की हानि हुई भागहार में। मतलब यहाँ समझो कि 16 का प्रमाण निकालने के लिए 6 भागहार हो, तो 24 का प्रमाण निकालने के लिए 4 भागहार होगा। मतलब जैसे 96 संख्या है उसको 6 से भाग देंगे तो 16 आएगा, और 2 अंक की हानि हुई तो यहाँ 4 से भाग देंगे तो 24 आएगा। इस प्रकार ये हानि रूप अंक निकालना। फिर वापस इसके आगे की जो संख्या है उसको वापस यहाँ समखंड करके देंगे और इसके आगे में वो नीचे विरलन को जोड़ेंगे तो 24। तो यहाँ तीसरे अंक की हानि हुई। ऐसे ये 88 विरलन है अपने अंकगणित से, तो उसमें कितनी हानि होगी ये पूरे त्रैराशिक से निकालेंगे। पहले एक
कैसे किया वो समझ में आया होगा कि यहाँ अपने को 24 लब्ध लाना है, तो उसके लिए भागाहार का प्रमाण क्या होगा। 16 लब्ध लाने के लिए भागाहार 711/8 है। 24 लब्ध लाने के लिए भागाहार क्या होगा, तो कितने हानि होगी उसमें, क्योंकि लब्ध बड़ा है तो भागाहार में हानि होगी, कम होगा। तो उसके लिए त्रैराशिक करके निकालना यहाँ। प्रमाण राशि अब संक्षेप में लिखती हूँ, फल और इच्छा। तो आधस्तन विरलन कितना जाने पर 1 की हानि हुई, अधस्तन विरलन अधिक 1, अधस्तन विरलन 2 था, उसमें 1 जोड़ो तो 3 स्थान जाने पर 1 भागाहार में कम हुआ। तो अधस्तन विरलन +1, मतलब यहाँ 2 + 1 तो 3 हो गए। फल राशि कितनी, 1 अंक की 1 भागाहार की हानि हुई। तो इच्छा राशि क्या है यहाँ पर, ये इच्छा राशि है। उपरिम विरलन इच्छा राशि सब जगह। तो उपरिम विरलन में, संपूर्ण उपरिम विरलन में कितनी हानि होगी, तो यहाँ 711/8 ऐसा रखते तो अपने को भाग गणित करने के लिए सरल है। अब फल गुणित इच्छा भागिले प्रमाण राशि, इतने में 3 में 1 की हानि, तो 711/8 में कितनी हानि, ऐसा त्रैराशिक किया। तो 711/8 में 3, तो कितनी हानि हुई, 711/24 की हानि, ये हानि रूप अंक हुई। इसको पूर्व भागाहार में से कम करना है, मतलब उपरिम विरलन में से कम करेंगे तो तृतीय योग स्थानवर्ती जीवों की संख्या को निकालने के लिए भागाहार का प्रमाण आता है। तो 711/8 माइनस 711/24, ये हानि, ये माइनस करना है ना जो आई हो। तो 711/8 में 711/24 माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ छेद समान करो, 3 से गुना करो ऊपर और नीचे, तो 24 हो गया छेद। दोनों डस्टर है। तो यहाँ 711 गुणित 3 है और यहाँ 711 है, तो 711 गुणित 2 हो जाएगा, 1 गुणकार कम हो जाएगा। ये सरल, मतलब करने की जरूरत नहीं सब कुछ। और नीचे छेद में 24 और 2 का 24 में भाग दिया तो कितना आया, 12 आया। 711/12 मैंने हर एक योग स्थान में भागाहार जो है वो क्या होता जा रहा है, घटता हुआ जा रहा है, मतलब भागाहार बढ़ रहा है। इसका अर्थ जो लब्ध आएगा वो कम आएगा, घटता हुआ आएगा ना। यहाँ पहले योग स्थान में कितना था, 711/8 था, तो लब्ध बड़ा आएगा, मतलब भागाहार बड़ा आएगा। अब भागाहार आगे छोटा छोटा करना है, तो यहाँ 711 में जो भागाहार है वो बढ़ता जाएगा, 10 हुआ, फिर यहाँ 12 हुआ, तो ये हानि रूप अंक जो है वो बढ़ते जा रहे हैं ना वहां पर, क्योंकि आगे आगे का भागाहार छोटा है। तो ये कितना है, वो पल्योपम का असंख्यात्व भाग आता है। ये जो हानि रूप अंक कितने 711/24 आया था, तो वो हानि रूप अंक कहे, तो वो हानि रूप अंक का प्रमाण कितना है, तो पल्योपम का असंख्यात्व भाग। हानि रूप अंक बढ़ते जाएंगे ना, अब पल्योपम का असंख्यात्व भाग, पल्योपम का असंख्यात्व भाग, ऐसा वो बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार तृतीय योग स्थानवर्ती जीवों की संख्या निकालने के लिए भागाहार हुआ 711/12। तो इसका भाग संपूर्ण द्रव्य में देंगे तो तृतीय योग स्थानवर्ती जीवों की संख्या आती है। थोड़ा सा दस्तर बाहर, बाहेर जरा झाडून, पांढरं पांढरं उठायला लागलं। 1422 भागिले 711/12 बराबर 1422 गुणित
12/711। तो 711 का 1422 में भाग दिया तो कितना है 2। 12 दूनी 24। तृतीय योग स्थानवर्ती जीवों की संख्या कितनी आई यहाँ पर 24 है। तो इस प्रकार हर योग स्थान के भागाहार में पल्योपम का असंख्यात्व भाग घटता हुआ पाया जाएगा। फिर उसके आगे अब द्वितीय योग स्थानवर्ती द्वितीय गुणहानि के पहले योग स्थान है, उसकी संख्या निकालने के लिए भागाहार बताएंगे आगे, या पढ़ते फिर निकालते। यहाँ तृतीय योग स्थान के जीवों का भागहार प्राप्त करना है। साधारणतः यह भागहार 1422 में 24 का भाग देने से प्राप्त हो जाता है, एकदम सरल। पर आपने को लेकिन मालूम नहीं ना तृतीय योग स्थानवर्ती जीव कितने हैं। हाँ, इसलिए इस प्रकार से। पर प्रथम योग स्थान के भागहार में से किस प्रक्रिया से कितना कम करने पर यह भागहार होगा, यह विधि यहाँ बतलाई गई है। पान नंबर जर हे असेल चुकीचं तर पाठीमाग आहे। हाँ 84 नहीं, पान नंबर ये इसमें उल्टे सुलटे हो गए हैं। तुमच्यात आहे बरोबर। हो। जघन्य योग स्थान के जीवों की संख्या 16 और तृतीय योग स्थान के जीवों की संख्या 24 है। इसलिए जघन्य योग स्थान के जीवों की संख्या के लाने के लिए 1422 संख्या का जो भागहार बतलाया है, उससे यह भागहार 1/3 कम हो जाएगा। इसी से मूल में एक अधिक अधस्तन विरलन प्रमाण स्थान जाने पर उपरिम विरलन में एक स्थान की हानि बतलाई गई है। इस प्रकार तृतीय स्थान का भागहार 711/12 प्राप्त होता है। इसका भाग 1422 में देने पर योग स्थान के तृतीय स्थान के जीवों की संख्या 24 लब्ध आती है। पुनः 3 अधिक पूर्व भागहार के तृतीय भाग से उपरिम विरलन को अपवर्तित कर लब्ध को उसी में से कम करने पर चतुर्थ निषेक का भागहार होता है। या उन्होंने डायरेक्ट बता दिया, मतलब यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे पहले जैसे। उपरिम विरलन तो सब जगह समान है। जघन्य योग स्थानवर्ती जीवों का जो भागहार है वही उपरिम विरलन है। फिर नीचे आदस्तन विरलन है, वो क्या होता जाएगा, 3 प्रक्षेप लाना है तो तीसरा भाग गुणहानि का तीसरा भाग, फिर गुणहानि का चौथा भाग, गुणहानि का 5वां भाग, ऐसे आगे आगे के योग स्थान में वो जो भाग अधस्तन विरलन है वो छोटा होता जाएगा। तो यह गुणहानि का आधा किया था अपन ने तीसरे योग स्थान का निकालने के लिए। अब चौथे योग स्थान को निकालने के लिए गुणहानि का तीसरा भाग यह विरलन करेंगे। जब तो यह कितना होगा, 1.1/3 विरलन होगा। तो यहाँ पर 1 के ऊपर इसको समच्छेद करके देंगे 16 को, तो 1 विरलन पर कितना प्राप्त होगा, 3 प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा। अब 1 और 1/3 का विरलन करेंगे ना, और इसके ऊपर जघन्य योग स्थानवर्ती जीवों की संख्या को समखंड करके देंगे। तो 16 में 4/3 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 12 आता है। इसका समच्छेद करने के लिए क्या करेंगे, 16/4/3। तो 16 को 4/3 का क्या मतलब, ये 3 गुणकार में जाएगा। 4 चौक 16 और 4 तिया 12, मैंने 1 विरलन पर कितना प्राप्त होगा, 12, मतलब 3 6 प्राप्त हो गए 1 विरलन। क्योंकि विरलन तीसरा भाग चौथा भाग होता जा रहा है तो लब्ध जो आएगा वो 2 गुना 3 गुना ऐसा आता जाएगा ना, इसलिए यहाँ पर 3 मतलब 12 हो गया और इस पर 4 आएगा समखंड करके देने पर। तो यहाँ अधस्तन विरलन कितना है, 4/3 है और उसमें 1 मिलाया। वहाँ जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है ना, उसका अर्थ समझेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, 3 अधिक पूर्व गुणहानि का जो भागाहार है
ऐसा शब्द प्रयोग किया ना। हाँ, तीन अधिक पूर्व भागाहार के तृतीय भाग से। 3 अधिक पूर्व भागहार के तृतीय भाग से उपरिम विरलन को अपवर्तित कर। तो पूर्व भागाहार मतलब जो पहले से दूसरे निकालने का, मतलब एक गुणहानि 4, मतलब इधर निकाल 4, इसमें 3 अधिक करो और इसका तीसरा भाग करो। तो कितना हुआ 7/3, क्योंकि अपन एक अधिक अधस्थन विरलन करते हैं, एक अधिक अधस्थन विरलन करते हैं, तो यहाँ 1 का प्रमाण जो है वो कितना होता है, जो भागाहार का प्रमाण होता है वही यहाँ 1 अधिक का प्रमाण होता है। क्योंकि जब अपने को 1 मिलाना है तो कितना मिलाएंगे, समच्छेद करने के लिए 3 का गुना करेंगे ना, इसलिए हमेशा जितना भागाहार होता है ना उतना मिलाना 1 का प्रमाण लाने के लिए। इसलिए यहाँ पर 4 में 3 मिलाएंगे तो 7 हो गया, और 7/3 मतलब 3 अधिक पूर्व भागाहार का तीसरा भाग, मतलब पूर्व भागाहार 4, उसमें 3 अधिक किया 7, और उसका तीसरा भाग ने 1 अधिक अधस्थन विरलन यहाँ इतना आ गया। इसलिए आचार्य ने डायरेक्ट वहां बता दिया। ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे आ गया, तो ये ऐसा करने से आ जाता है। तो 7/3 आया यहाँ पर, मतलब पूर्व भागाहार में 3 मिला करके उसको 3 का भाग दिया, ये विरलन हुआ। तो 1 अधिक अधस्थन विरलन में 1 की हानि, तो उपरिम विरलन कितना है 711/8 है, तो उसमें कितनी हानि है, ऐसा प्रमाण निकालेंगे। तो 711/8 ये है इच्छा राशि, उसको फल राशि 1 है उसका गुना किया, और प्रमाण राशि 7/3 है, तो क्या होगा यहाँ पर 3 गुणकार में चला जाएगा और 7 भागाहार में आएगा। उल्टा कर दिया यहाँ पर, 7/3 को 3/7 किया, तो 711 गुणित 3 और 8 गुणित 7 है, तो कितना आया यहाँ पर, ऐसा ही रखो तो अपने सरल होता है, 3 और 56 है, तो 3 का 56 में भाग देंगे तो कितना आएगा 14 आता है ना, 3 1 की जात में भाग। हाँ ऐसा ही रखो यहाँ पर, हाँ नहीं जाते ना भाग, नहीं ऐसा ही रखो, फिर बाद में उसका होता है। तो ये क्या हो गया, हानि रूप अंक हो गए, 3/56 यहाँ पर ये हो गया, तो 711 गुणित 3 चुकलंय काय, नाही बरोबर आहे। तो ये हानि रूप अंक हो गए इतने, चुकीचं लिहिलंय का, हानि रूप अंक। अब इसको उपरिम अंक विरलन में से कम करना है। 711 गुणिले 3/56 लिहिले ना, बरोबर आहे की हानि रूप अंक। कुठं काढले तुम्ही, उपरिम विरलन है ना, अभी आगे आएगा बराबर। उपरिम विरलन में इसको माइनस करना है। उपरिम विरलन कितने है 711/8 माइनस 711/3 माइनस किया, तो यहाँ समच्छेद करना पड़ेगा। तो यहाँ 8 को 7 से गुना किया और 711 को भी 7 से गुना किया, तो 56 समच्छेद हुआ। और यह 711 गुणित 7 है और यह 711 गुणित 3 है, तो यहाँ 7 गुणकार में से 3 गुणकार माइनस करेंगे, तो कितने रह गए 711 गुणित 4 रह गए। अब 4 का भाग दो तो 14 आएगा यहाँ पर। तो चतुर्थ निषेध का भागाहार 711/14 आया। 2 बढ़ता जा रहा है ना भागाहार में, यहाँ पर मतलब भागाहार छोटा होता जा रहा है, लेकिन यहाँ जो भागाहार में जो भागाहार है उसमें ये 2 संख्या बढ़ती जा रही है। हाँ। तो 711/14 का भाग सर्वद्रव्य में देंगे तो चौथे योग स्थानवर्ती जीवों की संख्या आती है 1422 भागिले राइट 711
क्या बात। 11/14। तो यहाँ क्या होगा 1422 गुणित 14/711 इज इक्वल टू इसका भाग है 2 तो कितने हैं 28। तो चौथे योग स्थानवर्ती जीवों की संख्या कितनी है यहाँ 28 है। तो उसका प्रमाण क्योंकि अपने को जो लब्ध लाना है वो तिगुना लाना है तो विरलन को तीसरा भाग करना पड़ेगा। लब्ध 4 गुना लाना है तो लब्ध को भागार को चौथा भाग करना पड़ेगा। माइनस चाहिए 7 से 11 भाव 38। हाँ 7 से 11 भागिले 8 भागिले का वो करना था वो रहेगा उसमें वो 7 से 11 भागिले 8 वजा ते थोड़ा और 38 पेज पर 1 मिनट 38 पेज नंबर उसमें नीचे की लाइन है थोड़ा सा थांबा के उपरिम विरलन माइनस हानि रूप अंक है उसके नीचे जो गणित किया है उसमें 711/8 भाजित का चिन्ह हुआ है वो माइनस का चिन्ह करना है। काय झालं दुसरं काय नाही भागाहारच आहे ती उमटलं नाही एवढंच पुढच्या पानावरचं 39 पानावर 1422 भागिले ती खालच्या टिंब दिसत नाही फिकट असल्यामुळे उठलं नसेल। होय भागिलेच आहे टिंब उमटलेलं नाही खालचं फक्त वरचं टिंब आहे की नाही मग चला जैसे हमने इसमें रखा था 16-24 में हमने 2 को कराया है 12 में कैसे करेंगे 16 और 12 28 हो गया 12 को रखा ना फिर 4 एक विरलन पर 4 है वापिस वहाँ पर वो पूरा नहीं है इसलिए वापिस विरलन करना पड़ेगा। तो आगे का विरलन में से और लेना यहाँ पर पीछे मतलब यहाँ पर 1 अधिक मतलब 2 उपरिम विरलन और 1/3 जाएंगे तो वहाँ 1 की हानि होगी। 1/3 है 1.1/3 है मतलब 4/3 है उसमें 1 अधिक करना है मतलब 7/3 जाने पर 1 की हानि होगी। हाँ तो अपूर्णांक में जैसा है वैसा ही निकालेंगे ना फिर वो आगे आगे का उसमें याद होता जाएगा ना। वहाँ पर वो किया था उसमें भी तीसरी पुस्तक में भी उसको अलग अलग रखो जो 1/3 के है उसको अलग रखो फिर बाद में उसको ये जोड़ो 3 बार हो जाएंगे तो और 1 अंक हो जाएगा ना वहाँ पर पूरा 4 4 4 ऐसे 3 का 1 करो तो 12 हो जाएगा वहाँ पर। यहाँ तृतीय योग स्थान के जीवों का भागहार प्राप्त करना है। साधारणतः यह भागहार 1420 झालं काय वाचून विशेष अर्थ नहीं 84 पेज पर चल रहा है दूसरा पैराग्राफ और उसके इस प्रकार उत्तरोत्तर हीन किए जाने वाले अंक हीन अंक बढ़ते जा रहे हैं ना पल्लवम का असंख्यात भाग वो बढ़ता बढ़ता जा रहा है फिर वो हानि रूप अंक आगे पल्लवम को प्राप्त होगा वो बता रहे हैं। इस प्रकार भाग कुठलं इकडच्या पानावरचं भागाहार का भज्यमान राशि में भाग देने पर वरचं वाचे 1 मिनट सांगा दूसरा पैराग्राफ और तीसरी लाइन दूसरे पैराग्राफ में तीसरी लाइन 84 पेज पर इस प्रकार ही होय दूसरा पैराग्राफ इस प्रकार उत्तरोत्तर हीन किए जाने वाले अंक पल्योपम के असंख्यात भाग मात्र होकर जाते हुए कितने स्थान ऊपर जाकर पल्योपम के प्रमाण को प्राप्त करते हैं ऐसा पूछने पर कहते हैं कुछ कम तिगुने यो मध्य और अधस्तन अन्यभ्यस्त राशि में राशि से अपवर्तित पल्योपम मात्र स्थानों से कुछ अधिक स्थान ऊपर चढ़ने पर घटाए जाने वाले अंकों का प्रमाण पल्योपम होता है। यहाँ संदृष्टि स्थापित कर शिष्यों को प्रतिबोध कराना चाहिए। यहाँ उपर्युक्त गाथा
भागहार का एक मिनट, विकास भाई आपको लगा है क्या ये? हाँ, तो उत्तरोत्तर पहले योग स्थान से दूसरे योग स्थान का भागहार एक पल्लवम का असंख्यात्वा भाग कम हुआ, फिर तीसरे योग स्थान में और हानि रूप अंक बढ़ गए। हानि रूप अंक अपन किस में कर रहे हैं? जोगन योग स्थान में ही से घटा रहे हैं। जोगन योग स्थान का जो भागहार है उसी में से घटा रहे हैं, तो घटाने की संख्या जो है ऊपर ऊपर अधिक अधिक बढ़ती जा रही है, हानि रूप अंक बढ़ते जा रहे हैं। अभी एक गुण हानि पूरी नहीं हुई, बीच में ही वो हानि रूप अंक पल्लोपम संख्या को प्राप्त हो जाएंगे। मतलब जो जगन योग स्थान का भागहार है उसमें से पल्लोपम कम करेंगे हानि रूप, तो बीच के कोई योग स्थान के जीवों की संख्या आएगी, उसका भागहार आएगा। बराबर। तो ये प्रश्न क्या कि वो पल्लोपम रूप हानि रूप अंक किस स्थान पर हो जाते हैं, ये प्रश्न उन्होंने पूछा है। तो ऐसा पूछने पर कहते हैं कुछ कम तिगुने एवं मध्य। तिगुने मतलब 3 गुण हानि प्रमाण एवं मध्य लेना है यहाँ पर तिगुने का अर्थ। और अधस्तन अन्यभ्यस्त राशि से अपवर्तित पल्लोपम मात्र स्थानों से, मतलब पल्लोपम को कुछ कम 3 गुण हानि प्रमाण एवं मध्य और अधस्तन अन्यभ्यस्त राशि इससे भाग दो, तो जो प्रमाण आएगा उतने स्थानों से कुछ अधिक स्थान और कुछ अधिक स्थान ऊपर जाने पर, ऊपर चढ़ने पर घटाए जाने वाले अंकों का प्रमाण पल्लोपम होता है। इसके लिए ये गाथा दे रहे हैं, लेकिन इस गाथा का भी भावासन मुझे नहीं हुआ, मतलब कैसे निकालना, वो कोई एक अंक लेकर के या आता है क्या देखना पड़ेगा। यह संदृष्टि स्थापित कर शिष्यों को प्रतिबोध कराना चाहिए। यह उपयुक्त गाथा भागहार का भज्यमान राशि में भाग देने पर जो लब्ध आता है उससे इष्ट को भाजित करने पर लब्धि के अधिक स्थान प्राप्त होते हैं। मतलब कितने स्थान आगे जाने पर हुआ ये स्थान आएगा अधिक। इसको आप देखो थोड़ा सा कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने असंख्यात, मुझे भी अब देखते हुए एक बार थोड़ा सा और ख्याल में आया है, पिस लगेगा तो बता दूंगी। ये इसलिए खाली जगह छोड़ी है इस गाथा का अर्थ और उदाहरण बताने के लिए। नाही, हे मला वाटते उपरीम विरलन घ्यावं लागेल। उपरीम विरलन में अपन भाग देते जा रहे हैं ना, वहां पर हानि रूप अंक उसमें करते जा रहे हैं। करूँ कि नंतर में इसको सब लोगों के दिमाग में रहे तो निकालो इसको। आगे पढ़ते अपन। इस प्रकार जाकर द्वितीय दुगुनी वृद्धि के प्रथम निषेक के प्रमाण से सब द्रव्य के अपहृत करने पर वह जघन्य योग स्थानवर्ती जीवों के भागहार के द्वितीय भाग से अपहृत होता है, क्योंकि जघन्य योग स्थानवर्ती जीवों की अपेक्षा इस स्थान के जीव दुगुने पाए जाते हैं। अब दूसरे गुण हानि चालू हो गई, तो वहां पर जीवों की संख्या दुगुनी बढ़ गई है। 16 नीचे की पहले गुण हानि में 16 है और दूसरे गुण हानि में 32 है। तो यदि दोगुना प्रमाण लाना है तो भागहार का प्रमाण आधा करना पड़ेगा। तो वह जो पहले गुण हानि में जगन योग स्थान का भागहार है 711/8 है, अब उसको आधा करेंगे तो 711/16 होगा, और जो लब्ध आएगा वो दोगुना आएगा, मतलब 32 आएगा। ये पहला जो निकालना है वो उसका आधा, फिर चौथा भाग, फिर 8वां भाग, ऐसे होता जाएगा। इसकी संदृष्टि 711/16। अब उसके अनंतर योग स्थानवर्ती जीवों के प्रमाण से सब द्रव्य के अपहृत करने पर असंख्यात गुणहानि स्थानांतर काल से अपहृत होता है। अभी सब इन योग स्थानों का जो भागहार है वो कितना है? असंख्यात गुणहानि है, क्योंकि अभी आधा हुआ तो भी असंख्यात गुणहानि रहेगी, उसका आधा किया तो भी अभी असंख्यात गुणहानि रहेगी। अब आगे जाकर के प्रश्न करेंगे वो। विशेष इतना है कि इससे अनंतर पूर्व के अवहार काल से इस अवहार काल से इस समय का अवहार काल विशेषहीन है। विशेष का प्रमाण क्या है? पल्योपम का असंख्यातवा भाग, मतलब दूसरे गुणहानि का जो पहले योग स्थान का भागहार है उससे वो कितना कम हुआ?
पल्लवम का असंख्यात्वा। पहले जगन योग स्थान से कहेंगे तो बहुत ज़्यादा कम हुआ है, क्योंकि वहाँ बीच में पल्लवम प्रमाण कम हुआ था। लेकिन यहाँ द्वितीय योग गुणहानि के जो पहला योग स्थान है उसके भागार से उसके दूसरे योग स्थान के जो उनका भागार कुछ कम हुआ है। तो जैसे यहाँ पर निकाला नीचे, नीचे जैसा निकाला वैसा ही निकालना उसको भी, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे, दो गुणहानि का विरलन करेंगे। यहाँ पर नहीं, दो गुणहानि का 8 लाना है ना, वहाँ पर एक गुणहानि का ही विरलन होगा और 32 को समच्छेद करके देंगे तो कितना आएगा, 8 8 8 8 आएगा। फिर 32 में 8 मिलाएंगे तो कितना होगा, 40। तो हानि रूप अंक निकालेंगे वहाँ पर। एक अधिक अधस्तन विरलन जा करके एक की हानि होती है, तो ऊपरी विरलन में कितने की हानि होगी। वैसे ही जैसे यहाँ पर प्रोसीजर की वैसे ही प्रोसीजर वहाँ करेंगे। तो हानि रूप अंक पल्लवम का असंख्यात्वा भाग किससे, दूसरे गुणहानि के पहले योग स्थान के भागार से, उसमें कितनी हानि हुई, तो पल्लवम का असंख्यात्वा भाग। अब जगन योग स्थान से नाही समजना, पुढे जाऊन कुठेतरी पल्लवम होता। हा ना, बरोबर आहे, करते काय सांगितलं नाही तर। प्रत्येक गुणहानि के प्रति वो आधा आधा होता जाएगा और उसमें पल्लवम का असंख्यात्वा भाग कम होता जाएगा। विशेष का प्रमाण क्या है, पल्लवम का असंख्यात्वा भाग है, उसकी संदृष्टि 711/20 है। द्वितीय गुणहानि के तृतीय निषेक के भागहार की संदृष्टि 711/24 है। चतुर्थ निषेक की भागहार 4 बढ़ता जाएगा भागार, वहाँ 2 बढ़ता गए ना, यहाँ पर 4 बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो 8 कम हुए ना वहाँ पर, इसलिए। चतुर्थ निषेक की भागहार की संदृष्टि 711/28 है। तृतीय गुणहानि के प्रथम निषेक का भागहार प्रथम गुणहानि संबंधी प्रथम निषेक के भागहार के चतुर्थ भाग प्रमाण है, क्योंकि वहाँ के लब्ध से यहाँ का लब्ध अर्थात तृतीय गुणहानि का प्रथम निषेक 4 गुना पाया जाता है। 16 गुना 4 में 64 है तीसरी गुणहानि का पहला, तो उसका जो भागार है वो चौथा भाग हो जाएगा। मतलब 711 कितना होगा, 8 को 4 से गुना करो 32 हो जाएगा। इस प्रकार असंख्यात गुणहानियां भागहार होकर जाती हुई किस स्थान में जगन्य परिता संख्यात मात्र होती है, ऐसा पूछने पर उत्तर देते हैं, यव मध्य से अधस्तन कुछ कम तिगुणी अन्योन्य अभ्यस्त राशि के जितने अर्धछेद जगन्य परिता संख्यात के अर्धछेदों से अधिक हो उतनी मात्र अधिक हो, बराबर है कि अधिक बराबर है। उतनी मात्र गुणहानियों के चढ़ने पर वहाँ के निषेक का भागहार जगन्य परिता संख्यात गुणहानि प्रमाण होता है। ये अभी क्या निकालना है कि पहले गुणहानि की मतलब जगन योग स्थान का भागार कितना था, असंख्यात गुणहानि 711/8 माना हुआ। फिर दूसरे गुणहानि के पहले योग स्थान का भागार उससे आधा हुआ। फिर तीसरे गुणहानि के पहले योग स्थान का भागार उससे आधा हुआ, मतलब पहले से चौथा भाग हुआ। उसके नीचे से देखेंगे तो आधा आधा होता जाएगा। तो इस प्रकार आधा आधा होता हुआ अब जगन्य परिता संख्या सबसे जगन्य असंख्यात संख्या है। तो असंख्यात गुणहानि अभी तक भागार कितना होता हुआ आ रहा है, असंख्यात गुणहानि। अब कहाँ पर जाकर के वह कितनी गुणहानि हम ऊपर चढ़ेंगे तब वह जगन्य परिता संख्यात प्रमाण होगा। तो एकदम सरल है ये, ऐसे पहले कठिन भी है और एकदम सरल भी है। सरल है क्योंकि हम आधा 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 करते गए ना, तो जगन्य परिता संख्या तो लाना है वहां संख्या, तो वहां तक आधा आधा करते गए हैं। तो जो जगन्य परिता संख्यात से इस जगन्य योग स्थान का जो भागार है वो कितना है वो दिखा दिया है यहाँ पर। कुछ अधिक कुछ कम तिगुनी का अर्थ 3 गुणहानि ऐसा लेना है और अन्योन्याभ्यस्त राशि को गुना करना। अब जैसे नीचे भागार जो है वो 711/8
8 है। तो यह मतलब क्या है कि कुछ कम 3 गुण हानि, कुछ कम 3 गुण हानि का प्रमाण जो है कितना है 711/64 है। ये आया था ना। यह मध्य का जो भागाहार था वो कितना था 711/64 गुणित अन्योन्याभ्यस्त राशि मतलब 8। और इसको अपन ने भाग दिया था तो कितना है 711/8। मतलब जगन योग स्थान के जीवों की संख्या का भागाहार कितना है, कुछ कम 3 गुना हानि गुणित अन्योन्याभ्यस्त राशि। इसलिए त्रिगुणी का अर्थ 3 गुना ऐसा नहीं लेना, 3 गुना हानि ऐसा लेना है। कुछ कम 3 गुना हानि गुणित अन्योन्याभ्यस्त राशि, ये जगन योग स्थान का भागाहार है। अब इसका ही मतलब 711/8 हुआ वह, इसका ही हम आधा आधा करते जा रहे हैं। दूसरी गुणाहानि में 711/16 हुआ, तीसरी गुणाहानि में 711/32 हुआ। अब यह प्रमाण असंख्यात गुणाहानि का है और असंख्यात गुणाहानि का आधा 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 करते गए तो यहाँ पर कितनी गुणाहानि ऊपर चढ़ने पर या जगन्य परिता संख्यात प्रमाण होता है, ऐसा कहा है। तो जितने आधे हुए उतने अर्धच्छेद इस जगन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद से इसके अधिक है। तो इसका अपन अंक संदृष्टि से देखते हैं। जगन्य परिता संख्या समझो 16 है और ये अपना जो भागाहार है इसका जगन्य योग स्थान का वो 128 है, ऐसा मान के चलते हैं। तो इससे इसके कितने अर्धच्छेद अधिक हैं, तो 16 के अर्धच्छेद कितने हैं 4 है, 128 के अर्धच्छेद 7 है, तो इससे कितने अर्धच्छेद अधिक हो गए 3। तो यहाँ पर 3 बार अपन इसका आधा करेंगे, मतलब इस जगन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेद से इसके जितने अर्धच्छेद अधिक हैं उतनी बार अपन आधा आधा करते गए तो जगन्य परिता संख्यात आ जाएगी ना राशि वहां पर। तो इसलिए 128 का एक बार अर्धच्छेद किया 64, इसका और एक बार अर्धच्छेद किया 32 और तीसरे बार अर्धच्छेद किया 16, ये जगन्य परिता संख्यात आ गई ना राशि। तो जगन्य परिता संख्यात के अर्धच्छेदों से जितने इस जगन्य योग स्थान के भागाहार के अर्धच्छेद अधिक है उतनी बार आधा आधा करते जाएंगे तो वह जगन्य परिता संख्यात राशि मतलब गुण ये भागाहार का प्रमाण आएगा वहां पर। तो हाँ, अब यहाँ से आगे जो गुणाहानि आएगी उसका जो भागाहार है वो संख्यात गुणाहानि हो जाएगी, क्योंकि जगन्य परिता संख्यात का आधा हो जाएगा। फिर वो संख्यात की राशि संख्यात गुणाहानि होगी, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, ऐसा करते 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 ऊपर एवं मध्य में आएंगे तो वह 3 गुणाहानि है। इसका भागाहार 3 गुणाहानि है ना 128 का, इसका भागाहार 3 गुणाहानि, फिर इसका कितना होगा 6 गुणाहानि, इसका कितना होगा दुगना करते जाओ ना अब 12 गुणाहानि, फिर 24 गुणाहानि नीचे ने। यहाँ तो 3 ही मानी हुई है, वह वास्तविक गणित में पल्लकों के असंख्यातवें भाग प्रमाण गुणहानियां हैं। तो उसका आधा आधा इधर से नीचे देखेंगे तो दुगुना होता जाएगा और इधर से करते देखेंगे तो आधा आधा होता जाएगा। तो जगन्य परिता संख्या तक यहाँ जब तक भागाहार नहीं होता, मतलब किसी गुणहानि में उस योग स्थान के जीवों की संख्या का भागाहार जगन्य परिता संख्यात राशि है। फिर उसके आगे आधा 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 करते गए तो योग मध्य के पहले गुणहानि होगी उसका कितना होगा 6 गुणहानि, इसका 3 गुणहानि, इसका 6 गुणहानि, फिर 12 गुणहानि, फिर नीचे 24 गुणहानि। इस प्रकार बीच के गुणहानियों का भागाहार संख्यात गुणहानि प्रमाण होता है। फिर ऊपर जाएंगे तो दुगुना दुगुना होता जाएगा वापिस भागाहार का प्रमाण। वाचू का कुठे जब पानं मागं पुढे झालेत सगळं 86 पान 86 ना पहली ओर। इससे
उपरिम गुणहानि में जगन्य परिता संख्यात की आधी मात्र गुणहानियां भागहार होती है। इस प्रकार जाकर यव मध्य से नीचे चतुर्थ गुणहानि के प्रथम निषेक का भागहार कुछ कम 48 गुणहानि मात्र होता है। इस प्रकार 24, 12 और 6 गुणहानियां क्रमशः उपरिम गुणहानियों के प्रथम निषेकों का भागहार होता है, ऐसा कहना चाहिए। इसलिए 24 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 गुणाने, यव मध्य में 3 गुणाने आता है। यव मध्य के प्रमाण से सब द्रव्य के अपहृत करने पर कुछ कम 3 गुण हानि स्थानांतर काल से वह अपहृत होता है। उसकी संदृष्टि 1422 में 128 का भाग दिया तो उसका भागहार का प्रमाण आता है ना, वो कितना है 11/11.7/64, मतलब 711/64। अब तदनंतर योग स्थानवर्ती स्थान न लिखना चाहिए वहां पर, तदनंतर योग स्थानवर्ती जीवों के प्रमाण से। अब ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर आए और ऊपर से अब ऊपर जाएंगे। वो मध्य सब द्रव्य के अपहृत करने पर कुछ अधिक यव मध्य के अवहार काल से अपहृत होता है। अब यहाँ कर क्या होता जाएगा, भागहार बढ़ता जाएगा, इसलिए प्रक्षेप अंक निकालेंगे। या भागहार घटता हुआ गया तो क्या निकाला था वहां पर, हानि रूप अंक। फिर ऊपरी विरलन में से कम किया तो भागहार का प्रमाण आता है। अब यहाँ क्या होगा, प्रक्षेप अंक निकालेंगे, कितने मिलाना। हाँ, तो कितने का वो निषेक होगा, इसको पढ़े फिर दिखाते हैं। चलते यथा यथा यव मध्य के भागहार का विरलन कर सब द्रव्य को समान खंड करके देने पर प्रत्येक अंक के प्रति यव मध्य का प्रमाण प्राप्त होता है। फिर नीचे 2 गुण हानियों का विरलन कर यव मध्य को समान खंड करके देने पर अधस्तन विरलन के प्रत्येक अंक के प्रति यव मध्य के प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। पुनः इस प्रक्षेप को उपरिम विरलन के अंकों पर रखे हुए सब यव मध्यों में से कम करने पर द्वितीय निषेक का प्रमाण होता है। इसको यह उपरिम विरलन क्या होगा, यव मध्य का जो भागहार है वो यहाँ पर क्या होगा, उपरिम विरलन का प्रमाण होगा। तो 711/64 है, मतलब ये कितना है 11.7/64 है। तो इसका क्या करना, विरलन करना। ऐसे विरलन करेंगे और इसको समच्छेद करके देना है संपूर्ण द्रव्य को, त्रस पर्याप्त राशि को 1422 को समखंड करके देना है। तो कितना आएगा, एक एक पर 1422 में 711/64 से भाग देंगे, तो कितना आया 128 आया। वो कितना आता है निकालने के लिए उसको भाग दिया तो वो आता है प्रमाण। तो 128 आएगा, ये वो मध्य का प्रमाण होता है। अब उसके नीचे अधस्तन विरलन, मतलब जितना अपने को प्रमाण कम करना है ना इसमें से वो प्रमाण निकालना, उसको ही अधस्तन विरलन करेंगे। तो एक चय का प्रमाण निकालने के लिए जो भागहार का प्रमाण है वही यहाँ पर प्रक्षेप भागहार कहा या उसको एक कहो, तो कितना होगा, वह 2 गुण हानि प्रमाण है। 2 गुण हानि का विरलन करना, 2 गुण हानि का प्रमाण यहाँ क्या होगा, 8 होगा। और उस किसको समखंड करके देना, देय राशि क्या होगी, या उपरिम विरलन पर स्थित राशि जो है वह देय राशि का प्रमाण होगा, उसको समखंड करके देना। तो इसका नीचे अधस्तन विरलन का विरलन करके और यव मध्य को समखंड करके देंगे तो 8 16 आएंगे ना। हाँ, 8 बार किया तो 16 आएगा।
अब यहाँ पर जो एक चय का प्रमाण आया है वो इसका एक कम नहीं करना। वहां पर अपन जैसे वो हानि रूप अंक निकालने के लिए पहले को ही इस पर देते हैं, इसको पहले को देना नहीं, ये अन्य ही एक एवं मध्य लेकर के इसको यहाँ पर देना और फिर पहले ऊपरी विरलन अंक में से इसको कम करना। तो यहाँ 128 की जगह कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो उसके ऊपर के द्वितीय योग स्थान के जीवों की संख्या होगी। तो इसमें से सब में से अधस्तन विरलन पर स्थित राशि है वो कम करना। तो 128 कितनी बार है, 11 बार है। तो ये कितने हो जाएंगे, 11 बार 16 अलग निकालेंगे और ऊपर 7/64 है। तो ये 16 कितनी बार हुआ है, 8 बार हुआ है समझो। फिर अब 9, 10 और 11 और 7/64 पर कितना आएगा, 14 आएगा। तो इनका अपने को क्या करना है, अब जो इसमें से कम किए हमने उसको अलग रखा और इस सबको क्या किया, 112 रखा। अब यहाँ जो इसका अलग प्रमाण रखा है इसको अब द्वितीय योग स्थान निषेक प्रमाण से करेंगे। इसके कितने द्वितीय निषेक बनेंगे, जो अलग रखी हुई राशि है उसके द्वारा हम द्वितीय निषेक को तैयार करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 128 में से 8 कम किया तो कितने हुए, 112। तो मतलब ये कितने हैं, 16 गुणित 15 हो गए ना, नहीं ये 16 गुणित 8 है तो 16 गुणित 7 होंगे ना। ये मतलब 1 कम 2 गुण हानि प्रमाण। पहले निषेक में 2 गुण हानि प्रमाण चय होते हैं और उसमें आगे आगे एक चय कम होता जाता है। तो 1 कम गुण हानि प्रमाण चय प्रमाण दूसरा निषेक होता है। तो यहाँ इतने अपने पास इतने पृथक रखे हुए चय है, तो इसमें से कितने द्वितीय निषेक बनेंगे, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक कम 2 गुण हानि हो गई। तो इसके माध्यम से 112 बन गए, एक निषेक बन गए। इन सबको जोड़ेंगे तो, और यहाँ पूरा नहीं होगा क्योंकि अभी इसमें वो कम है विरलन। 14 होना चाहिए ना, 7 और 7 होंगे, 14 होंगे तो 2 प्रक्षेप हो जाएंगे। मतलब इसके द्वारा 1 प्रक्षेप हो गया तो उसका ये कैसे निकालेंगे, त्रैराशिक कैसे निकालेंगे, अधस्तन विरलन -1, इससे दूसरा एक प्रक्षेप अंक प्राप्त। मतलब यहाँ पर इसका जो भागाहार है 711/64 है, इसमें कितने बढ़ेगा, तो 1 कम अधस्तन विरलन जाएंगे तो वहाँ 1 बढ़ जाएगा। 1 कम अधस्तन विरलन जाएंगे तो उसमें 1 प्रक्षेप अंक बढ़ेगा। और उपरिम विरलन में फिर उपरिम विरलन प्रमाण ही पृथक रखी हुई राशि है ना। जितना उपरिम विरलन का प्रमाण होता है उस पर स्थित राशि में से अपन ने 16 कम करके, मतलब यहाँ पर इसमें से 16 कम करके ये रखा है इसी राशि को, और यहाँ सब जगह क्या हुआ है, 112 हुआ है, 112 हुआ है। मतलब ये लब्ध है 128 लब्ध लाने के लिए जो भागाहार है उससे 112 लब्ध लाने के लिए भागाहार बढ़ेगा ना, क्योंकि लब्ध छोटा लाना है तो भागाहार बढ़ता है। तो इसलिए तो भागाहार कितना बढ़ेगा उसका निकालने के लिए त्रैराशिक करना कि अधस्तन विरलन जितना भी उसमें 1 कम करो। तो यहाँ इसमें से 16, इसमें से ये 16 अलग रखे हैं समझो। तो यहाँ पर 1 कम 2 गुण हानि प्रमाण, क्योंकि 2 गुण हानि प्रमाण अधस्तन विरलन है, उसमें 1 कम करो, उतने चयों को अपन जोड़ेंगे तो 1 द्वितीय निषेक तैयार होता है। इसलिए भागाहार में कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। और जो आगे उतने ही उपरिम विरलन कितने हैं उसमें से कितने बढ़ेंगे, ऐसा त्रैराशिक करके निकालेंगे उसको, तो प्रक्षेप अंक निकलते हैं। तो यहाँ प्रमाण राशि विरलन, अधस्तन विरलन फल और इच्छा।
वहाँ हानि रूप अंक हमेशा ये किताब खत्म होने तक ये प्रोसीजर आएगी बार बार। तो ये एक बार एक समझ में आया कि फिर वापस सब आगे का भी समझ में आएगा। तो प्रमाण यहाँ पर जब हानि रूप अंक निकालते तो समझना कि आदस्थन विरलन अधिक एक अंक ऊपरी जाने पर वहां पर एक की हानि होती है। और या जब भागाहार को बढ़ाते हैं उस समय आदस्थन विरलन में एक कम करना, आदस्थन विरलन -1, इतने स्थान जाने पर एक प्रक्षेप मतलब एक भागाहार बढ़ता है। ऊपरी विरलन अंक पर अपन इतने जाएंगे तो वहां पर एक भागाहार में बढ़ेगा। तो पूरे ऊपरी विरलन में कितना बढ़ेगा, प्रक्षेप कितने प्राप्त होंगे? ये इच्छा राशि है। तो आदस्थन विरलन कितना है अपना? 2 गुना हानि है। तो 2 गुना हानि का प्रमाण 8, 8 - 1 7 हुआ। तो 7 में एक भागाहार बढ़ गया। ऊपरी विरलन कितना है? 711/64 है। इसमें कितने प्रक्षेप अंक प्राप्त होंगे? तो 711 भागिले 64 भागिले 7 गुना 7। तो यहाँ 711 64 को 7 का भाग दिया तो कितना है? 7 चौक 8 नहीं 7 चौक 28 8 2 7 से कम 42 448 आया। तो एक क्या प्राप्त हुए? प्रक्षेप अंक। मतलब इसको कहेंगे भागाहार में इसको बढ़ाएंगे, पूर्व के भागाहार में इतनी संख्या बढ़ाएंगे। मतलब एक और उसके ऊपर कितना आया है वो 263 कुछ रहा है ना, 263 ही रहा है। 200 ये प्रक्षेप अंक कितने प्राप्त हो गए? एक भागाहार और 263/448 ये प्रक्षेप अंक प्राप्त हुआ उसको। तो यहाँ भागाहार कितना था? 11.7/64 था। उसमें और एक और 263/448 बढ़ जाएगा। तो आगे के योग स्थान के जीवों की संख्या निकालने के लिए भागाहार का प्रमाण होता है, उसको अपन निकालते हैं। मतलब ये आज जोड़ना भागाहार में इसको। ऊपरी विरलन कितना है? 711/64 है। इसमें भागाहार प्रक्षेप अंक को जोड़ना 711/448 है। तो इसको प्लस करने के लिए अब कितना का भाग देना पड़ेगा? 7 का गुना करो और 7 का भाग दो। 711 गुणित 7/64 गुणित 7 प्लस 711/448। तो यहाँ ये 711/7 है और प्लस 711 है। तो 711 गुणित 8 हो जाएगा क्योंकि एक गुणकार में पड़ेगा 448। ये 8 का भाग देंगे तो लब्ध आ जाएगा ना। 8 8 पंच 40 756 आएगा। 711/56 ये द्वितीय योग स्थान का प्रमाण निकालने के लिए भागाहार का प्रमाण आया। तो 1422 में भागिले 711/56 का भाग देंगे तो 112 आता है। तो 1422 गुणित 56 भागिले 711। तो इसका भाग दिया 2, 56 दूनी 112। ये द्वितीय योग स्थानवर्ती जीवों की संख्या है। ये 112 आ गए ना यहाँ पर। ये द्वितीय योग स्थानवर्ती जीवों की संख्या। भागाहार का प्रमाण अब बढ़ता जाएगा क्योंकि संख्या कम होती जा रही है, लब्ध कम है। तो वह भागाहार में वृद्धि होगी। तो कितनी वृद्धि होती है उसको निकालने का प्रमाण ये कि आदस्थन विरलन में एक कम करो उतने में एक का प्रक्षेप एक भागाहार बढ़ता है। मतलब उतने अंकों को अपन जोड़ेंगे, उतने चयों को जोड़ेंगे तो वो आगे का निश्चय तैयार होता है। इसलिए वो भागाहार का निकालने का ये समझ में आया कि नहीं आया?
प्रक्षेप अंक मतलब क्या? आया है। मतलब इसमें से जितना वो प्रमाण घटाना है ना उसको अलग रखना, हाँ, और उसको- उस अलग रखी हुई संख्या से वो जो द्वितीय निषेक है वो तैयार करना। तो कितने अधस्तन विरलन अंक को जोड़ेंगे तो द्वितीय निषेक तैयार होगा? तो एक कम अधस्तन विरलन अंक प्रमाण पर जो राशि है उसका हम जोड़ करेंगे तो वो द्वितीय निषेक प्रमाण से होता है। तो अपने पास कितने हैं पृथक रखे हुए अंक? उपरिम अंक प्रमाण, उपरिम विरलन प्रमाण है, तो उसमें कितने द्वितीय निषेक होंगे? उतना भागाहार का प्रमाण वहां बढ़ गया। बराबर। और वो भागाहार को जो बड़ा हुआ भागाहार है उसमें मिलाएंगे उपरिम विरलन में, तो आगे द्वितीय निषेक का के योग स्थानवर्ती जीवों की संख्या निकालने के लिए भागाहार का प्रमाण होगा। बराबर, सरल है। मतलब 128 निकालने के लिए 711/64 भागाहार है, तो 112 लब्ध लाने के लिए कितना भागाहार है? ऐसा त्रैराशिक किया तो भी आएगा उसका। हाँ। पान नंबर 86 वाचलं, यथा पासून वाचतो परत. कधी वाचलंच नाही मी, वाचले. वाचा पाहिजे त्याला एकदा. यव मध्य दूसरे पैराग्राफ की 86 चौथी लाइन पढ़ रहे हैं. दूसरा पैराग्राफ वाचू ना पूर्ण. हाँ दूसरे पैराग्राफ को वापस पढ़ते हैं, एक बार आपकी रिवीजन हो जाएगी. यव मध्य के प्रमाण से सब द्रव्य के अपहृत करने पर कुछ कम 3 गुण हानि स्थानांतर काल से वह अपहृत होता है, उसकी संदृष्टि. अब तदनंतर योग स्थानवर्ती जीवों के प्रमाण से सब द्रव्य के अपहृत करने पर कुछ अधिक यव मध्य के अवहार काल से अपहृत होता है. यथा यव मध्य के भागहार का विरलन कर सब द्रव्य को समान खंड करके देने पर प्रत्येक अंक के प्रति यव मध्य का प्रमाण प्राप्त होता है. ऊपर किया ना अपने 128 128 128 आया. फिर नीचे 2 गुणहानियों का विरलन कर यव मध्य को समान खंड करके देने पर अधस्थन विरलन के प्रत्येक अंक के प्रति यव मध्य के प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है. सब पर 6 का प्रमाण आया, 8 8 8 ऐसे. पुनः इस प्रक्षेप को उपरिम विरलन के अंकों पर रखे हुए सब यव मध्यों में से कम करने पर द्वितीय निषेक का प्रमाण होता है. जैसे 128 में से 8 कम किया तो सब पर क्या होगा? 112 हो गए. हाँ 16 कम किया, बराबर. अब उपरिम विरलन मात्र प्रक्षेपों को प्रकृत निषेक के प्रमाण से करते हैं. उपरिम विरलन मात्र प्रक्षेपों को, क्योंकि अपने हर में से एक एक चय कम किया है. प्रक्षेप को हो चय को हो एक ही अर्थ है. बराबर. तो कितने हैं वो चय? उपरिम विरलन मात्र चय है. हाँ. 128 कितने बार रखा था? 11 बार. तो उसमें से सब में से 16 कम किया और उसको पृथक रखा, क्योंकि वो भी उस में ऐड होगा ना वह. इसलिए प्रक्षेपों को प्रकृत निषेक के प्रमाण से करते हैं, मतलब द्वितीय निषेक के प्रमाण से उन चयों को करते हैं. तो उसमें कितने द्वितीय निषेक तैयार होंगे? ऐसा निकालेंगे. एक कम अधस्तन विरलन मात्र प्रक्षेपों के समुदित होने पर यदि एक प्रकृत निषेक और एक अवहार काल शलाका प्राप्त होती है तो उपरिम विरलन मात्र प्रक्षेपों में क्या प्राप्त होगा? इस प्रकार रूप कम 2 गुणहानियों से यव मध्य के भागहार को अपवर्तित करने पर कुछ अधिक 1.5 रूप प्राप्त होते हैं. रूप कम 2 गुणहानि मतलब 1 कम 2 गुणहानि, मतलब 7 किए थे ना 6, उसको अपने जोड़ा तो एक द्वितीय निषेक तैयार होता है. और यहाँ पर कितने हैं? यव मध्य के भागहार को अपवर्तित करने पर कुछ 1.5 रूप प्राप्त होते हैं. अभी आया था ना 1 और ऊपर 263/448 आया था. उन्हें उपरिम विरलन में मिलाने पर उसके अनंतर उपरिम निषेक का भागहार होता है, उसकी संदृष्टि 711/56. यहाँ सरलता के लिए भागहार में 8 कम होते जाएंगे. जैसे वो नीचे बढ़ते गए थे ना, 711/8, फिर 711/10, 711/12, 711/14, फिर 711/16, फिर 711/20, 24, ऐसे 4 बढ़ते गए. हाँ फिर 8 बढ़ते गए. अब यहाँ कम करते जाना ऊपर.
711 बटे 64 है तो 711 बटे 56 होगा, 711 बटे 48 होगा, फिर 711 बटे 40 होगा, इस प्रकार एक गुणांक तक। फिर उसमें 4 कम हो जाएंगे, 4 कम हो जाएंगे फिर आगे। विशेषार्थ यव मध्य के भागहार 711 बटे 64 में एक कम 2 गुण हानि आयाम 7 का भाग देने पर 711 बटे 448 लब्ध आते हैं। पुनः 711 बटे 448 को यव मध्य के भागहार 711 बटे 64 में जोड़ देने पर 711 बटे 56 यव मध्य के अगले निषेक 112 के लाने के लिए भागहार होता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। एक कम 2 गुण हानि आयाम 7 यव मध्य भागाहार 711 बटे 64। हम ती गणित असं आलं। आगे तृतीय निषेक के भागहार को लाते समय एक कम गुण हानि से यव मध्य भागहार को अपवर्तित कर लब्ध को उसी में मिला देने पर तृतीय निषेक का भागहार होता है। उसकी संदृष्टि 711 बटे 48 है। उदाहरण, एक कम गुणहानि आयाम 3 यव मध्य भागहार 7 विरलन वहाँ ये हो जाएगा गुणहानि आयाम, वहाँ 2 गुणहानि हुआ था ना, यहाँ पर विरलन कितना होगा उसके आधा हो जाएगा, क्योंकि 2 प्रक्षेप लाना है इसलिए। तो 2 गुणहानि का आधा कितना होगा, 1 गुणहानि। लादादस्तन विरलन 1 गुणहानि होगा, फिर उसमें 1 कम करना है तब 1 प्रक्षेप होता है। अधस्तन विरलन में 1 कम करने से 1 प्रक्षेप होता है, तो ऊपरी विरलन में कितना प्रक्षेप प्राप्त होगा, ऐसा त्रैराशिक करेंगे। तो 1 कम 3 गुणहानि कितना होगा, आयाम 3, और ऊपरी विरलन कितना है 711 बटे 64 है, तो उसमें कितने कम होंगे, तो 64 में 3 का वह भाग आ जाएगा ना, वहाँ नीचे वो प्रक्षेप रूप अंक आएंगे, और प्रक्षेप रूप अंक जो है ऊपरी विरलन में मिलाएंगे, तो उस तृतीय निषेक का भागहार होता है। एक है ना 711 बटे 64 में 3 का भाग दिया, फिर कितना है 711 बटे 192 आ गया। फिर 711 बटे 64 जो है वह ऊपरी विरलन है, उसमें 711 बटे 192 मिलाया, तो कितना है 2844 बटे 192 आ गया, तो 711 बटे 48 आ गया। 711 बटे 56 आया था ना, उसमें 8 कम हो गया भागहार में, तो 711 बटे 48 तृतीय निषेक का भागहार आया। आगे की गुणहानियों के प्रथम व द्वितीय निषेक के भागहार की संदृष्टि सब आधा आधा होता जाएगा। प्रथम निषेक से आधा, द्वितीय निषेक से आधा भागहार होता जाएगा। द्वितीय गुणहानि प्रथम निषेक 711 बटे 32, द्वितीय गुणहानि द्वितीय निषेक, द्वितीय निषेक 711 बटे 28, तृतीय गुणहानि प्रथम नोट्स में ना 43 पेज पर दिया, देखो सरलता से, क्योंकि 128 का भागहार 711 बटा 64 है, तो 64 का भागहार कितना होगा 711 बटे 32। प्रथम निषेक के सब भागहार है, और द्वितीय निषेक के भागहार नीचे रखे हैं। 711 बटे 64 आधा आधा होता गया, ऐसे द्वितीय निषेक का भागहार भी आधा आधा होता जाएगा। 711 बटे 56 है, फिर 56 का भागहार 711 बटे 28, फिर 28 का भागहार 711 बटे 14, 14 का भागहार 711 बटे 7, और 7 का भागहार 711 बटे 3.5 हो जाएगा, 7 बटे 2। इस प्रकार सब तृतीय निषेक का भी निकालेंगे, तो ऐसा ही पहले गुणहानि के तृतीय निषेक से दूसरे गुणहानि का तृतीय निषेक का भागहार आधा, क्योंकि सब प्रमाण आधा आधा है ना, इसलिए भागहार भी दुगुना होता जाएगा। तृतीय गुणहानि प्रथम निषेक 711 बटे 16, द्वितीय निषेक 711 बटे 14, चतुर्थ गुणहानि प्रथम निषेक 711 बटे 8, द्वितीय निषेक 711 बटे 7, पंचम गुणहानि प्रथम निषेक 711 बटे 4, द्वितीय निषेक 1422 बटे 7 है। उन्होंने ऐसा किया, 711 बटे 7 बटे 2 करो, या 1422 बटे 7 करो, तो वो 2 जो 2 है ऊपर इसमें चला जाएगा ना, 3.5 भागहार में भाज्य राशि में चला जाएगा, गुणकार में दोन्हीकडे डबल केलं, तो 711 बटे 7 बटे 2 होगा, तो 2 का ऊपर अपन
गुणकार करेंगे तो 1422 भाज्य राशि हो जाएगी। अथवा यव मध्य का भागहार पूरा 3 गुण हानि प्रमाण अब है। ये पूरा ये गणित अभी वापिस भाज्य राशि बदल करके करते हैं। अभी 1422 किया था ना, तो सब अपूर्णांक में सब भागाहार आया था। अब पूरा 3 गुना हानि भागाहार लेकर के भाज्य राशि बदल दी उन्होंने। 1422 है, वहाँ पर 1536 करके 3 गुना हानि प्रमाण करके वो क्षेत्र के माप से निकालेंगे, मतलब उसका और भाव भाषण होने के लिए वैसा करते हैं। अथवा यव मध्य का भागहार पूरा 3 गुण हानि प्रमाण है। सब द्रव्य 1536 है। ऐसी मन में कल्पना करके अवहार काल की प्ररूपणा करते हैं। यव मध्ये ये सब प्रमाण तो एक ही लाना है, खाली वह भाज्य राशि और वो भागाहार बदल दिया उन्होंने। यथा यव मध्य की अधस्तन अन्यभ्यस्त राशि से 3 गुण हानियों को अर्थात 3 गुण हानियों के काल को गुणित करने पर जगन्य योग स्थानवर्ती जीवों का भागहार 4 गुना 3 गुना 8 बराबर 96 होता है। उसका जगन्य योग स्थान का भागाहार कितना है वो हमेशा याद रखना। अन्योन्याभ्यस्त राशि गुणित 3 गुना हानि, 3 गुना हानि किया ना, 4 गुणित 3 और उसको अन्योन्याभ्यस्त राशि से गुना किया, इतना जगन्य योग स्थान का भागहार है। तो 96 का भाग अपन 1536 में देंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। उसका सब द्रव्य में भाग देने पर जगन्य योग स्थान के जीवों का प्रमाण आता है। 1536 में 96 का भाग दिया तो 16। इस प्रकार पूर्व विधान के अनुसार यव मध्य के प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। पुनः 3 गुणहानियों का विरलन कर सब द्रव्य को समखंड करके देने पर विरलन के 1 अंक के प्रति यव मध्य का प्रमाण प्राप्त होता है। फिर इसके नीचे 2 गुण हानियों का विरलन कर यव मध्य को समखंड करके देने पर विरलन के प्रत्येक 1 के प्रति प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। उसको उपरिम विरलन के प्रत्येक यव मध्यों में से कम करने पर शेष 3 गुण हानि मात्र द्वितीय निषेक रहते हैं। मतलब ये 3 गुण वहाँ यव मध्य तक ऐसा ही करना है, ज्यादा नीचे का बताया नहीं उन्होंने। मतलब जगन्य योग स्थान का भागाहार कितना होगा? 96 और उसका 96 का भाग सर्वद्रव्य 1536 में दिया तो जगन्य योग स्थानवर्ती जीवों की संख्या हुई 16। अब उसके ऊपर की संख्या निकालने के लिए भागाहार का प्रमाण कम कम करते जाएंगे, एक एक चय। तो जैसे यहाँ ऊपर पहले निकाला था हानि रूप अंक, वैसा हानि रूप अंक निकालेंगे तो यहाँ निकलता जाएगा वह। फिर उपरिम कहाँ तक गए? यव मध्य तक ऐसे गए, कम कम करते हुए भागाहार कम कम करते हुए गए। तो जैसे पहले निकाला वैसे अधस्तन विरलन 1 गुण हानि करो, उस पर 16 को समखंड करके दे दो तो 4 का प्रमाण आया। 16 और 4 मिलाएंगे तो 20 हो गया। तो 1 अधिक अधस्तन विरलन जाने पर 1 की हानि होती है, तो उपरिम विरलन में कितने की हानि होगी? तो अधस्तन विरलन 4 है और उसमें 1 अधिक मतलब 5 जाने पर 1 अंक की हानि होती है। तो 96 ऊपर का विरलन है, उसमें कितनी हानि होगी? उसका प्रमाण निकलेगा। 96/5 करेंगे तो उसके हानि का प्रमाण निकलता है बराबर। और उसमें वो हानि करेंगे 96 में उतना कम करेंगे तो दूसरे योग स्थान की जीवों का भागाहार आएगा। इस प्रकार यव मध्य तक जाओ, उसका कुछ ज्यादा खुलासा किया नहीं बस। फिर अब यव मध्य के ऊपर जाने पर उसके द्वितीय योग स्थानवर्ती जीवों का प्रमाण निकालने के लिए अभी जो किया था प्रक्षेप अंक निकाले थे, उपरिम विरलन प्रमाण राशि रख करके उस पर संपूर्ण द्रव्य को समखंड करके देने पर 1 पर यव मध्य का प्रमाण प्राप्त होता है। 128 होगा। फिर वापिस 2 गुण हानि का विरलन करना, अधस्तन विरलन, फिर उसके ऊपर उसको समखंड करके देंगे तो 1 पर क्या प्राप्त होगा? 1 चय का प्रमाण प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा। और 128 में से 16 कम करके अलग रखेंगे तो कितने हैं? 3 गुण हानि प्रमाण है ना, 16 3 गुण हानि प्रमाण है। उसमें द्वितीय निषेक प्रमाण करेंगे तो कितने द्वितीय निषेक होंगे? वो प्रक्षेप अंक निकलेंगे। प्रत्येक 1 के प्रति प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। उसको उपरिम विरलन के प्रत्येक यव मध्यों में से कम करने पर
शेष 3 गुण हानि मात्र द्वितीय निषेक रहते हैं। मतलब ऊपरी विरलन पर 112 कितने हुए? 3 गुण हानि प्रमाण रहे। और अधिक कितने हुए? जो अलग अलग रखा है उसको अधिक करेंगे। तो 3 गुण हानि है तो एक कम अधस्तन विरलन पर एक द्वितीय निषेक होगा, मतलब एक प्रक्षेपांक प्राप्त होगा। 3 गुण हानि मात्र प्रक्षेपों में से एक कम 2 गुण हानि मात्र प्रक्षेपों के मिलाने पर एक प्रकृत निषेक होता है और एक अवहार काल का अवहार शलाका प्राप्त होती है। 3 गुण हानि प्रमाण 6 है। उसमें एक कम 2 गुण हानि प्रमाण करेंगे तो वहां पर एक प्रक्षेप होगा और शेष कितना रहेगा? एक अधिक गुण हानि और रहेगी। तो उसमें पूरा एक प्रक्षेप नहीं प्राप्त होगा। पुनः शेष एक अधिक गुण हानि मात्र प्रक्षेप है पर उनसे प्रकृत निषेक नहीं प्राप्त होता। क्योंकि एक कम 2 गुण हानि प्रमाण 6 हो तो एक प्रक्षेप प्राप्त होता है। और यहाँ शेष कितने बचे? अभी 6, 3 गुण हानि मात्र है अपने पास, उसमें से एक कम 2 गुण हानि गई तो शेष कितना बचा? एक अधिक गुण हानि मात्र रहे। 3 गुण हानि में से एक कम 2 गुण हानि कम किया तो शेष कितना रहा? एक अधिक गुण हानि शेष रही। तो उसमें एक पूरा द्वितीय निषेक नहीं होता है। पर उससे ऊपर उनसे प्रकृत निषेक नहीं प्राप्त होता तो भागहार में मिलाने के लिए अन्य एक अंक का प्रक्षेप नहीं है। शंका, तो फिर इतर कितने प्रक्षेपों के होने पर दूसरे अंक का प्रक्षेप होता है? समाधान, एक अधिक गुण हानि है तो उसमें और कितने प्रक्षेप होना चाहिए? तो 2 कम 1 गुण हानि मात्र प्रक्षेपों के होने पर दूसरे अंक का प्रक्षेप होता है। सरल है। इस कारण एक कम 2 गुण हानियों से एक अधिक गुण हानि को अपवर्तित कर जो लब्धावे उतना अधिक एक अंक का प्रक्षेप होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। 2 कम 1 गुण हानि मात्रा और उसमें 6 मिलाएंगे। अपने पास 5 बार 4, 6, 16 है और 2 बार चाहिए ना अंक गणित से, मतलब 2 कम 2 गुण हानि प्रमाण इतने और प्रक्षेप होंगे तो वहां पर और एक अंक का प्रक्षेप होता है। इस कारण एक कम 2 गुण हानियों से एक अधिक गुण हानि को अपवर्तित कर जो लब्ध आवे उतना अधिक एक अंक का प्रक्षेप होता है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। ते संहिता विशेषार्थ, यहाँ यव मध्य का भागहार 3 गुण हानि, इसी को विशेषार्थ में और बता रहे हैं। यहाँ यव मध्य का भागहार 3 गुण हानियों के काल प्रमाण और सब द्रव्य 1536 प्रमाण निश्चित करके अन्य निषेकों का भागहार प्राप्त किया गया है। यव मध्य का प्रमाण 128 है और उसके पास के द्वितीय निषेक का प्रमाण 112 है। यदि 1536 में 12 का भाग देने से यव मध्य का प्रमाण 128 प्राप्त होता है तो 1536 में कितने का भाग देने से द्वितीय निषेक 112 प्राप्त होगा? इसी बात को यहाँ गणित प्रक्रिया द्वारा सिद्ध करके बतलाया गया है। इस विधि से द्वितीय निषेक 112 का भागहार 96/7 प्राप्त हो जाता है। इसका भाग 1536 में देने पर द्वितीय निषेक 112 प्राप्त होता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब इसी बात को मूल के अनुसार उदाहरण द्वारा दिखलाते हैं। उदाहरण, अधस्तन विरलन 2 गुण हानि प्रमाण है, 2 गुण हानि है। हाँ, उपरिम विरलन 3 गुण हानि प्रमाण, 3 गुण हानि प्रमाण 1536। यहाँ एक प्रक्षेप का प्रमाण 16 है। इसे उपरिम विरलन में स्थित प्रत्येक संख्या में से कम कर देने पर 3 गुण हानि मात्र द्वितीय निषेक प्राप्त होते हैं और 3 गुण हानि प्रमाण प्रक्षेप प्राप्त होते हैं, मात्र प्रक्षेप शेष रहते हैं। अलग अलग किया ना, 128 को 16 अलग किया और 112 अलग किया तो 112 कितने हो गए? 3 गुण हानि प्रमाण हुए और 16 भी कितने प्रमाण रह गए? 3 गुण हानि प्रमाण रहे। इनमें से 7 प्रक्षेपों का एक निषेक होता है तथा 16 गुणित 7 तो कितना होता है? 112 होता है। तथा शेष 5 प्रक्षेप रहते हैं। इसलिए यहाँ द्वितीय निषेक का द्रव्य लाने के लिए 13.5/7
लिया गया है। तो 3 गुना हानि प्रमाण 12 था, उसमें 1 और 5/7 बढ़ गया, भागाहार इतना बढ़ गया, तो 13.5/7 हो गया भागाहार। अब तृतीय निषेक के प्रमाण से भाजित करने पर भागाहार में कितने प्रक्षेप अंक प्राप्त होते हैं, इसका विचार करते हैं। 3 गुण हानि प्रमाण लंबे और मध्य प्रमाण चौड़े क्षेत्र में से 2 प्रक्षेप प्रमाण चौड़े और 3 गुण हानि प्रमाण लंबे क्षेत्र को उपरिम भाग की ओर से छिलकर पृथक कर देने पर शेष तृतीय निषेक प्रमाण चौड़ा क्षेत्र प्राप्त होता है। निकाली हुई फाली को एक प्रक्षेप की चौड़ाई से फाड़कर लंबाई में जोड़ देने पर एक प्रक्षेप प्रमाण चौड़ा और 6 गुण हानि प्रमाण लंबा क्षेत्र होता है। हाँ, क्या हो गया? भागाहार भी बदल गया ना, भाज्य राशि भी बदल गया, और 3 यहाँ पर वो कुछ कम 3 गुना आने न लेकर के पूरी 3 गुना आने उसका भागाहार लेकर के प्रमाण निकाल रहे हैं सरलता के। हाँ, क्षेत्र खंडन कर। तो यहाँ क्षेत्र विधान से बता रहे हैं, तो क्या करना, एवं मध्य प्रमाण विस्तार युक्त और 3 गुना हानि प्रमाण लंबे, ये पूरा द्रव्य हो गए ना, ये 128/3 गुना हानि 1536 आ जाएगा वो पूरा। मतलब ये जो पूरा त्रस राशि है उसको 128 प्रमाण से करेंगे, इसकी विस्तार कितना 128 और लंबाई कितनी 3 गुना हानि, तो ये 3 गुना हानि क्षेत्र। अब इसमें क्या करना है, 2 प्रक्षेप इसके जो चे है उतने विस्तार वाले और लंबाई में 3 गुना हानि प्रमाण उसको छीलना। तो इसमें से इतना कर 128 है ना, ये मतलब 2 गुना हानि है, ऐसा 2 गुना हानि प्रमाण चे है, ऐसा समझो यहाँ पर। मतलब 16 गुणित 8 है ना, हाँ 16 कैसे 8 हो जाएंगे इसमें, 8 चे हो जाएंगे ना यहाँ पर, तो 128 होता है। तो इसमें से 2 चे प्रमाण जो क्षेत्र है उसको फाड़ना है इसमें से, और लंबाई में ये पूरा क्षेत्र ऐसा फाड़ना है। तो ये 16 और ये 16 मतलब 32 है, तो इसको अलग रखो और इसको ये अलग रखो। अब इसका जो शेष रह गया ये तृतीय निषेक है, 128 में से 2 चे कम किए तो कितना हो गया, 96 रह गया। 128 में से 32 अपने अलग निकाला, तो जो अलग निकाला उसको यहाँ अलग रखो, मतलब उसमें से भागाहार निकलेगा कितना होता है वह। ये 2 चे है, इसको अपने यहाँ अलग निकाला है, और इसमें 2 चे है, तो इस पे भी वापस क्या करना, एक चे की तरह एक चे विस्तार को उसके आगे रखना। ये इतना आधा फाड़ करके, ये 2 चे है, तो एक चे का क्षेत्र जो है उतना फाड़ करके इसके आगे रखो, तो क्या होगा, ये 3 गुना हानि और 1 चे, और ये 3 गुना हानि और 1 चे। मतलब यहाँ पर मैंने ऐसा रख और ब किया, तो ये के सामने ब को रखा या ब के सामने अ करो कुछ भी। तो ये जो अलग निकाले हुए 6 है वो कितने हो गए, 3 गुना हानि 6 गुना हानि प्रमाण 6 हो गए, क्योंकि 3 गुना हानि और 3 गुना हानि जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 गुना हानि प्रमाण
और ये एक चय है 16। 16 गुणित 6 गुणाने, 6 गुणाने का प्रमाण क्या होगा? 24 होगा। लेकिन यहाँ पर आचार्य अभी वो अपना जो 4 गुना हानि का आयाम लेकर के गणित नहीं आता है, यहाँ जो बता रहे वह, इसलिए अपन यहाँ पर गुणाने का प्रमाण बदल करके इसको समझेंगे। तो ये यहाँ पर 4 का ही प्रमाण होने से, 4 गुना हानि आयाम का प्रमाण होने से इसमें क्या हो जाएगा? 4 प्रक्षेप प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कैसे है 16 16 16 16 ऐसा कितने 2 कम गुणहानि प्रमाण, यहाँ पर 2 कम किए ना, 2 चय कम किए ना, इसलिए 2 गुणहानि प्रमाण चयों का 1/3 निषेक यहाँ प्राप्त होगा। मतलब 8 चयों का 1 अवयव मध्य होता है, 1 कम गुणहानि मात्र चयों का, 1 कम 2 गुणहानि मात्र चयों का द्वितीय निषेक होता है, तो 2 कम 2 गुणहानि प्रमाण चयों का तृतीय निषेक होगा। इसलिए यहाँ पर गुणहानि कितनी आपने यहाँ पर मानी हुई 4 - 2 किया, नहीं 2 गुणहानि करना ना, 8 - 2 किया तो कितना हो गया? 6 हो गया। तो 16 गुणित 6 बराबर 96। तो 2 कम 2 गुणहानि प्रमाण चयों का 1/3 निषेक बनेगा। तो यहाँ पर अपने पास कितने चय हैं? 6 गुणहानि प्रमाण चय है। कितने चय अलग निकाल, पृथक रखा ना इसको, ये तृतीय निषेक के प्रमाण से तो इतने बन गए, 3 गुणहानि प्रमाण तृतीय निषेक बन गए। अब इसमें से जो कम किया उसको अलग रखा है, तो इतने चय कम किए हैं उसको भी आप तृतीय निषेक के प्रमाण से करेंगे, तो कितने तृतीय निषेक होंगे उसका प्रमाण निकालना है। तो यहाँ कितने पृथक रखे हुए जो चय है, ये 16 और 3 गुणहानि, 16 और 3 गुणहानि, ऐसे 6 गुणहानि प्रमाण हो गए यहाँ पर। तो अपने यहाँ पर इसकी अपेक्षा से तो कितने आएंगे यहाँ पर प्रक्षेप? 6 का एक तृतीय निषेक होता है ना, तो यह 24 है, तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। लेकिन वास्तविक गणित में वैसा नहीं आया है, क्योंकि वहां पर जो बताया है, अब अगली लाइन में बताया है। तो यहाँ क्या हो गया? 24 24 24 ऐसे अपन के अगर 3 गुणहानि 3 तृतीय निषेक करो, 16 गुणित 6 है, मतलब 18 हो जाएंगे ना। तब 3 प्रक्षेप अंक और ऊपर 6 अधिक प्रक्षेप प्राप्त होंगे वहां पर। यहाँ पर अपना 6 में वो तृतीय निषेक बन गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है? 4 प्रक्षेप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ वास्तविक गणित में 4 प्रक्षेप नहीं होते हैं। ये समझ में आ रहा है कि 16 गुणित 6 किया तो 96 आ गया। अब यहाँ कितने हैं अपने पास? 16 गुणित 24 है। 16 गुणित कितने हैं? 24 है। उसमें कितने प्रक्षेप प्राप्त होंगे? तो अपने यहाँ हिसाब से कितने होंगे? 4 प्रक्षेप प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 में 1 हो गया, तो 24 में कितने होंगे? 4 होंगे ना। 6 का मतलब 16 क्या हो गया? बराबर है ना। 16 6 किया तो 1 प्रक्षेप हो गया, फिर 16 का 6 किया तो दूसरा प्रक्षेप हो गया, फिर 16 का 1 किया तो तीसरा प्रक्षेप हो गया, और 16 6 बार किए तो चौथा प्रक्षेप हो गया। लेकिन यहाँ चौथा प्रक्षेप अपने अंक संतुष्टि से आया है। वास्तविक गणित में 3 प्रक्षेप और 6 प्रक्षेप अधिक रह गए हैं, तो यह 6 ही अपना है, इसलिए यहाँ पर चौथा प्रक्षेप अपन कह देते हैं। अब इसी को अपन दूसरा उदाहरण लेकर के करना है, तो समझ में आएगा। यहाँ पर गुणाहन ये 16 कितनी बार है? 24 बार है। तो 16 गुणित 6 का 1 तृतीय निषेक प्राप्त होता है। तो 16 गुणित ये जो 24 है उसमें से 16 6 ग्रुप किया उसका, तो 1 बन गया, मतलब 1 प्रक्षेप बन गया। फिर 16 गुणित 6 किया तो दूसरा प्रक्षेप हो गया, फिर 16 गुणित 6 किया तो तीसरा प्रक्षेप हो गया। अब यहाँ पर बच्चे कितने हैं? 6 प्रक्षेप बचे हैं। तो अपना यहाँ पर अंकगणित से 6 ही प्रमाण आया है, इसलिए चौथा प्रक्षेप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर वास्तविक गणित में 3 प्रक्षेप और उसके ऊपर 6 प्रक्षेप अधिक होते हैं।
इसलिए 6 प्रक्षेप का अधिक करण। तो इसको समझने के लिए अपन गुणहानि का प्रमाण बदलते तो समझ में आएगा। तो गुणहानि का प्रमाण यहाँ 8 समझो, गुणहानि आयाम 8 समझो। फिर यहाँ कितने रहे ये 8 गुणित 6 गुणहानि है ना, 6 गुणहानि प्रमाण 6 है। तो 8 गुणित 6 कितने हो गए 48 हो गए। अब इसमें 2 कम 2 गुणहानि प्रमाण का एक प्रक्षेप होगा, 2 कम 2 गुणहानि प्रमाण का। तो यहाँ 2 गुणहानि का प्रमाण क्या है 16, उसमें 2 कम करेंगे तो 14। तो 14 48 में 14 का भाग 2, तो कितना होगा 14 तिया 42 और ऊपर कितना रह गया 6 प्रक्षेप रह गया। तो 4 प्रक्षेप पूरा नहीं हुआ। ये हमने उदाहरण बदल दिया तो समझ में आता है, तो वहाँ की भाषा समझ में नहीं आती है। हाँ, यहाँ जैसे मतलब तृतीय निषेध निकालने के लिए ये जो यव मध्य का विस्तार था उसमें से 2 चयों को अलग रखा, और जो रह गया वो तृतीय निषेध 3 गुणहानि प्रमाण बन गए। 96 गुणित 3 गुणहानि, ये तृतीय निषेध कितने बन गए। अब ये जो पृथक रखे हुए अंक है 6 है, उससे भी तृतीय निषेध अपन तैयार करेंगे तो कितने होंगे, उतना भागाहार में बढ़ जाएगा। जितने तृतीय निषेध अपने बढ़ेंगे तैयार होंगे उतना भागाहार में बढ़ जाता है, वही एक एक प्रक्षेप हो जाएगा ना। तो ये जो पृथक रखा हुआ है ये था कितना था, ये 32 और ये 3 गुणहानि था। अपन ने उसको बीच में से फाड़ दिया एक चय प्रमाण से, तो एक चय गुणित 6 गुणहानि हो गई, 4 गुणहानि हो गई, नहीं 6 गुणहानि हो गई ना। ये 3 गुणहानि है और ये 3 गुणहानि को आगे रखा तो कितने हो गए 6 गुणहानि। तो अपन ने यहाँ गुणहानि का प्रमाण 4 माना है, तो 4 गुणित 6 कितने हो गए 24 हो गए। तो यहाँ अपन इस गुणहानि प्रमाण से यदि लगाते हैं तो 4 प्रक्षेप हो गए ऐसा अपने को लगता है, लेकिन वास्तविक गणित में उन्होंने बताया कि 3 प्रक्षेप और ऊपर 6 प्रक्षेप बचते हैं। 3 प्रक्षेप अंक प्राप्त होकर के ऊपर 6 प्रक्षेप शेष रहते हैं। प्रक्षेप मतलब 6, मतलब 2 कम 2 गुणहानि प्रमाण 6 रहते हैं ऐसा। नहीं 2 कम नहीं, 2 कम 1 गुणहानि प्रमाण 6 रहते हैं। जो शेष बचेंगे वो 2 कम 1 गुणहानि प्रमाण 6 शेष रहते हैं। यहाँ की भाषा पढ़ो तो समझ में आएगा, यहाँ पर है ना। यहाँ 2 कम 2 गुणहानि मात्र प्रक्षेपों की एक प्रकृत गोपुच्छा होती है, इसलिए भागाहार में 6 प्रक्षेप अधिक, भागाहार में 6 प्रक्षेप अधिक 3 प्रक्षेप अंक प्राप्त होते हैं। ऐसा वो आगे पीछे हो गया वाक्य, यहाँ पर ऊपर देख करके करेंगे तो बराबर हो जाते हैं। 8 प्रक्षेप कम 2 गुणहानि मात्र प्रक्षेपों के होने पर भागाहार में मिलाने के लिए 4था प्रक्षेप अंक प्राप्त होता है। और इसमें कितने प्राप्त होंगे तो 8 प्रक्षेप कम 2 गुणहानि मात्र, तो 2 गुणहानि अपन यहाँ इसलिए गुणहानि का प्रमाण बदल दिया ना अपन है। 8 के 1 गुणहानि माने तो ये जो भाषा है वो समझ में आएगी। 8 के 1 गुणहानि माने और अपने पास कितने चय है 6 गुणहानि प्रमाण 6 है। ये 16 अलग रखे वो कितने हैं 6 गुणहानि प्रमाण है। तो 6 गुणहानि का प्रमाण क्या हो गया 48 हो गया। 8 गुणित 6 मतलब 48 हो गया। अब उसमें 2 कम 2 गुणहानि का 1/3 निषेध बनता है। 2 कम 2 गुणहानि का मतलब 14, 2 गुणहानि 16 है, उसमें 2 कम किया तो कितना हो गया 14। 14 का 1/3 निषेध बनेगा, 14 गुणित 16 करेंगे तो 1/3 निषेध बनेगा। तो इस प्रकार 14 का ग्रुप करेंगे तो कितने होंगे 48 में 3 होंगे और ऊपर कितने शेष रहेंगे 6 रहेंगे। अब उसमें और कितना मिलाएंगे तो 4था प्रक्षेप प्राप्त होगा। तो 8 कम 2 गुणहानि ऐसा कहना, मतलब 16 में से 8 कम किया। यहाँ अपन अंक संतुष्टि से देखते तो अपने को तुरंत आता है, लेकिन वास्तविक भाषा में कहेंगे तो जो भी गुणहानि का असंख्यात प्रमाण होगा उसमें से 2 कम करो और उतना अधिक होगा। 8 कम करो
8 की अपन ने गुणहानि माने, इसलिए अपने को लगता है कि वो एक गुणहानि कम हो गई। वास्तविक गणित में क्या कहते हैं, 8 कम 2 गुणहानि, मतलब 2 गुणहानि में 8 कम करो तो कितना रह गया 8, तो 8 प्रक्षेप और होंगे। तो यहाँ तो चौथा प्रक्षेप, क्योंकि ये 6 बच्चे हैं, 6 में 8 मिलाएंगे तो कितना हो गया 14, तो 2 कम 2 गुणहानि हो गई। तो इतना मिलाएंगे तो चौथा प्रक्षेप वहां प्राप्त होता है, लेकिन वहां इतना कम है, इसलिए 3 प्रक्षेप और उसके ऊपर 3 प्रक्षेप अंक और उसके ऊपर 6 बचते हैं। ये प्रक्षेप दोनों को नाम है, इसलिए थोड़ा और घोटाला होता है। ये जो प्राप्त हुआ है वो भी प्रक्षेप कहा और इसको भी प्रक्षेप कहा। ये प्रक्षेप मतलब 6 है और ये प्रक्षेप मतलब भागाहार में मिलाने की संख्या है। तो भागाहार में कितने प्रक्षेप प्राप्त होंगे, तो 3 पूर्ण प्रक्षेप प्राप्त होंगे और चौथा प्रक्षेप पूर्ण नहीं प्राप्त होगा, वो अपूर्णांक में, मतलब वहां पर 6 बचेंगे, तो उसमें और 8 कम 2 गुणहानि प्रमाण 6 होंगे तो चौथा प्रक्षेप प्राप्त होता है। ऐसा। एक मिनट 90 पेज पर। दूसरा पैराग्राफ वापिस पढ़ते हैं। अब तृतीय ना, हाँ अब ध्यान से सुनो तो समझ में आएगा। अब तृतीय निषेक के प्रमाण से भाजित करने पर भागहार में कितने प्रक्षेप अंक प्राप्त होते हैं इसका विचार करते हैं। 3 गुणहानि प्रमाण लंबे और यो मध्य प्रमाण चौड़े क्षेत्र में से 2 प्रक्षेप प्रमाण चौड़े और 3 गुणहानि प्रमाण लंबे क्षेत्र को ऊपरी भाग की ओर से छिलकर पृथक कर देने पर शेष तृतीय निषेक प्रमाण चौड़ा क्षेत्र प्राप्त होता है। पलीकडे काढून दाखव। 96/3 गुणहानि निकाली हुई फाली को एक प्रक्षेप की चौड़ाई से फाड़कर नीचे अलग निकाली, 2 6 प्रमाण जो फाली है उसको अलग निकाला था, उसको 1 6 की चौड़ाई की तरफ से फाड़ना, और लंबाई से जोड़ देने पर 1 प्रक्षेप प्रमाण चौड़ा और 6 गुणहानि प्रमाण लंबा क्षेत्र होता है। ते लांब दाखवलेलं। हाँ, ये 6 गुणहानि प्रमाण लंबा हो गया। यहाँ 2 कम 2 गुणहानि मात्र प्रक्षेपों की एक प्रकृत गोपुच्छा होती है। मतलब तृतीय निषेक कितने का होता है, 2 कम 2 गुणहानि प्रमाण 6 को जोड़ेंगे तो तीसरा निषेक उत्पन्न होता है। इसलिए यहाँ पर भागहार में शब्द जो आगे है ना वो पहले लेना। इसलिए भागहार में मिलाने के लिए, भागहार में मिलाने के लिए मतलब जो ऊपर का भागहार है उसमें कितना मिलाना है, तो 6 प्रक्षेप अधिक 3 प्रक्षेप अंक प्राप्त होते हैं। तो भागहार में मिलाने के लिए बीच में तो उसका समझ में नहीं आता है, और ऊपर भी है ना प्राकृत में वैसा ही है। 6 पक्केव अय्य 3 पक्केव रुवानि लब्बन्ति, एक साथ लिखते हैं उसको तो समझ में आता है। भागहार में, इसलिए भागहार में मिलाने के लिए पूरा शब्द पहले ले लो, फिर 6 प्रक्षेप अधिक 3 प्रक्षेप अंक प्राप्त होते हैं। 8 प्रक्षेप कम 2 गुणहानि मात्र प्रक्षेपों के होने पर भागहार में मिलाने के लिए चौथा प्रक्षेप अंक प्राप्त होता है, पर तो इतना है नहीं। गुणहानि का आयाम मान करके करते तो ये समझ में नहीं आता है। पर इतना है नहीं, इसलिए भागहार में मिलाने के लिए 1 का असंख्यातवा भाग अधिक 3 अंक प्रमाण प्रक्षेप होता है। यहाँ वास्तविक गणित में वो अंक में नहीं है ना, 1 का असंख्यातवा भाग अधिक 3 अंक प्रमाण प्रक्षेप प्राप्त होता है। अब ये गाथाएं जो है इनका अर्थ अभी भाषित नहीं हुआ है, खाली पढ़ते हैं। आपको लगा हो तो बताना। 6-7 तो लग सकता है, लेकिन मैंने भी अभी कोशिश ज़्यादा नहीं की, मतलब उसका नहीं समझ में है। आपने किए होगे तो बता देना आप। ये उपयोगी पढ़ने वाली गाथाएं ये है। फाली शलाकाओं से
फाली शलाकाओं से अधिक पूर्ववर्ती अंकों की जितनी संख्या हो, गुण हानि के स्थानों को उत्पन्न करने के लिए उतने प्रक्षेप कम करने चाहिए। इसका क्या एग्जाम्पल उदाहरण देंगे? ठीक है, बाद में अपन देख के फिर बता देंगे। फालियों की ओज अर्थात विषम संख्या के होने पर गुण हानि में एक मिलाने पर अधिक स्थान आता है, एक जोड़ने पर अधिक गुण हानि होती है, आती है। और फालियों की सम संख्या के होने पर शून्य जोड़ने पर अधिक गुण हानि आती है। 3 के आधे से गुणा करने पर सर्वत्र फाली की शलाकाएं होती हैं और प्रत्येक फाली के प्रति प्रक्षेप रूपों को भले प्रकार जान लेना चाहिए। फालियों की संख्या को तिगुना कर फिर आधा करने पर जो समस्त अंक प्राप्त होते हैं, उन्हें फिर भी फालियों की संख्या से गुणित करने पर स्पष्ट रूप से विशेषों की संख्या आती है। एक कम इच्छा राशि से गुणित प्रत्यय को पुनः फालियों की संख्या से गुणा करने पर स्पष्ट रूप से 3, 1 आदि तीनोत्तर विशेषों की संख्या आती है। अब इसका शोभशम नहीं हुआ है, जब होगा तब बताएंगे। इस प्रकार 3, 4, 5 आदि फालियों को अलग कर इच्छित योग स्थानों के जीवों के प्रमाण से करते हुए यो मध्य जीव गुण हानि का अर्ध भाग बीतने तक ले जाना चाहिए। ऐसे 3 फाली करो, 4 करो, 5 करो, मतलब अपन 3 चय कम होंगे, फिर 4 चय कम होंगे, फिर 5 चय कम होंगे, तो उस सबको अलग अलग लेकर के इस प्रकार करना। चौथे निषेक में वो 3 चय कम होंगे, 5वें निषेक में 4 चय कम होंगे। इस प्रकार फालियां निकाल करके उसके वापिस वो निषेक तैयार करना। ऐसे कहाँ तक जाना? यो मध्य जीव गुणाहानि का अर्ध भाग बीतने तक ले जाना चाहिए। मतलब जो यो मध्य जीव गुणाहानि ना 128 से लेकर के 80 तक, अभी उनकी गुणाहानि पूरी नहीं हुई, अपने तो 4 में पूरी हो जाती है। वो असंख्यात मतलब जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग प्रमाण गुणाहानि का आयाम है ना, तो उसके अर्ध भाग बीतने तक ऐसे ले जाओ। मतलब यहाँ अर्ध भाग मतलब क्या होगा? केवल 2 हो गया तो अर्ध भाग हो गया। अब जो तृतीय निषेक का बताया था वही अपना अर्ध भाग का आएगा गणित, क्योंकि यहाँ पर 2 तीसरे में अपना आधा हो गया है ना, इसलिए अब वही आएगा वापिस। इस प्रकार पुनः वहां के योग स्थान के जीवों के प्रमाण से योग स्थान के द्रव्य के अपहृत करने पर वह 4 गुण हानि स्थानांतर काल से अपहृत होता है। या 3 गुणानि था, यव मध्य में कितना था? भागार 3 गुणानि। अब 4 गुणानि कहाँ होगा? तो गुणानि के बीच में जाएंगे, आधे में, क्योंकि आगे वहां पर 6 गुणानि होना है ना, तो बीच में वो 4 गुणानि होगा, फिर 5 गुणानि, फिर बाद में 6 गुणानि होगा भागार। यथा जीव मध्य से चूंकि वहां का योग निषेक चौथा भाग कम है, अतः पूर्व क्षेत्र की 4 फालियां करके उनमें से 1 फाली को कम कर देने पर शेष क्षेत्र जीव योग मध्य का 3/4 भाग प्रमाण चौड़ा और 3 गुणहानि प्रमाण लंबा स्थित होता है। अलग की गई हुई फाली भी योग मध्य के चतुर्थ भाग प्रमाण चौड़ी और 3 गुणहानि आयाम वाली होती है। पुनः इस निकाली हुई फाली के आयाम की ओर से 3 खंड करके यव मध्य के चतुर्थ भाग प्रमाण चौड़े और गुणहानि प्रमाण लंबे, इन तीनों ही खंडों को ग्रहण कर दक्षिण दिशा में परिपाटी से पूर्वोक्त 3 खंडों में मिलाने पर यतः 4 गुणहानि प्रमाण लंबा व प्रकृत निषेक प्रमाण चौड़ा क्षेत्र होता है। अतः 4 गुणहानि स्थानांतर काल से विवक्षित योग स्थान का द्रव्य अपहृत होता है, ऐसा कहा है। एवढे करून सोडून देऊ। बर आगे 5 गुणाने हो जाते। तो यहाँ पर ये एव मध्य 128 प्रमाण चौड़ा और ये 3 गुणानि प्रमाण लंबा क्षेत्र है। इसके क्या करना? 4 विभाग करना और उसमें से 3 विभाग रखना
और एक भाग जो है उसको अलग रखना। यहाँ पर अपना जो आया था वो वही आएगा, तृतीय निषेक का आया था वही, क्योंकि वो मध्य के अर्ध भाग तक गए हैं। तो वहां पर 128 के 4 भाग करेंगे तो कितने होंगे? 32, 32, 32 और 32 होंगे। तो अब इसमें से जो चौथा भाग है उसको अलग रखना। चौथा भाग और ये 3 गुण हानि प्रमाण, इस क्षेत्र को अलग रखा। तो ये कितने रह गए? ये मध्य का 3/4 भाग रह गया, क्योंकि 1/4 अलग रखा और 3/4 भाग रह गया ये मध्य का। और ये जो है ये 1/4 भाग है और ये 3/4 भाग है। अब ये 3/4 भाग और ये कितना लंबा है? 3 गुण हानि प्रमाण है। अब जो ये अलग रखा हुआ जो है उसके क्या करेंगे? आयाम की तरफ से 3 खंड करेंगे। 3 गुण हानि है ना, तो इसके 3 खंड करेंगे। तो ये एक विस्तार इतना है ना, इतना प्रमाण है। हम 32 प्रमाण है, ये 1/4 है ना यहाँ पर। तो ये इसके आगे जोड़ दो इसको, ये एक गुण हानि, ये दूसरी गुण हानि और ये तीसरी गुण। मतलब ये 1/4, 1/4, 1/4 मिलकर के 3/4 हो गया ना पूरा। विस्तार जो है 3/4 हो गया। और यहाँ लंबाई जो है 1 गुण हानि बढ़ गई। तो यहाँ पर 4 गुण हानि भागार हो गया इसका। 4 गुण हानि भागार का होता है, तो यह मध्य के बीच अर्ध भाग, उस गुण हानि के अर्ध भाग वहां गए तो वह 1 गुण हानि भागार बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? तो चौथे भाग को अलग रखो और 3/4 भाग वहीं पर रहेंगे, तो उतने तो वो यव मध्य के बीच का योग स्थान का प्रमाण होगा। और जो उसको अलग रखा है चौथे भाग को, उसको वापस आयाम की तरफ से 3 भाग किया, तो 1 गुण हानि प्रमाण और 1/4 यव मध्य का 1/4 प्रमाण, ऐसे खंड हुए। और इन तीनों को समझो कि यहाँ पर कुछ नाम दे दो, अ, ब, क। और इसको नीचे इस खंड को इसके आगे रखा, यहाँ और यहाँ ब को रखा और यहाँ क को रखा। तो ये लंबाई तो 1 गुण हानि बढ़ गई, चौड़ाई उतनी रह गई। मतलब बीच के निषेक प्रमाण 96 का वो गुण, ये भागार कितना हो गया? 4 गुण हानि हो गया। मतलब 1536 को 4 गुण हानि मतलब 16 है ना, 16 का भाग देंगे तो यह 96 आता है। 96 का भाग दिया तो 16 आया था ना नीचे 1536 में, और 16 का भाग देंगे तो 96 आएगा। तो ये 4 गुण हानि भागार हो गए यहाँ पर। नहीं, यव मध्य की गुण हानि के अर्ध भाग में जाने पर वहाँ 4 गुण हानि भागार का प्रमाण होता है। फिर और आगे जाएंगे तो 5 गुण हानि भागार होगा। फिर वो दूसरे गुण हानि में जाएंगे तो 6 गुण हानि भागार होगा। योग स्थान रहित निज ध्रुव को जानिए। योग स्थान से भिन्न ऐसे निष्क्रिय निष्कंप निर्योग स्वरूप का वेदन कीजिए। इस चेतन आत्मा का योग रूप परिणाम है नहीं। चेतन आत्मा अबंध स्वरूप है, योग बंध रूप है। मैं योग से भिन्न हूँ।
विसर्जन।